ये दुनिया अब एक अजीब सी हेल बन चुकी है, जहाँ चारों तरफ ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जो नॉर्मल वेपन से मरते ही नहीं। इंसानियत की आखिरी उम्मीद बस कुछ ही लोग थे जिनके पास सुपर पावर्स थे। उन सब में सबसे ज्यादा पावरफुल था हमारा मेन कैरेक्टर के, लेकिन वो भी परफेक्ट नहीं था। जब एक ऑर्गेनाइजेशन ने उसे धोखा दिया और दर्जनों मॉन्स्टर्स के बीच फंसा दिया, तो आखिरकार उसकी मौत हो गई। लेकिन किस्मत ने एक और चांस दिया। के वापस टाइम में पीछे चला गया। एपोकलिप्स होने से पहले इस बार उसका जन्म एक छोटे से बेबी के रूप में हुआ, लेकिन उसके पास अब भी मॉन्स्टर्स की सारी नॉलेज और उसकी मेन पावर थी, जो उसे मरे हुए मॉन्स्टर्स की पावर्स अब्सॉर्ब करने की एबिलिटी देती है। धीरे धीरे उसे समझ में आता है कि हाँ, वो अब सच में एक बेबी बन चुका है। जैसे ही वो सोचने की कोशिश करता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, तभी एक चप्पल पहने पैर उसके कमरे में आता है। कि तुरंत अलर्ट हो जाता है और क्रिब के कोने में खुद को पीछे खींच लेता है, जैसे किसी खतरे का सामना कर रहा हो। वो सोच में पड़ जाता है, ये कौन है? कहीं ऑर्गेनाइजेशन का कोई आदमी तो नहीं? लेकिन फिर वो औरत झुकती है और प्यार से मुस्कुराते हुए उसे ए चान कहती है। लगता है ये औरत उसकी माँ है, जो ये देखने आई थी कि उसका बच्चा उठ गया है या नहीं। जब उसे यकीन हो जाता है कि बच्चा ठीक है, तो वो वापस किचन में कुकिंग करने चली जाती है। और के, जो अब ए चान है, थोड़ा आसपास नजर घुमाता है। सब कुछ इतना शांत और साफ सुथरा लग रहा है, जैसे ये कोई और ही दुनिया हो। टीवी चल रहा है, बाहर से लोगों की आवाजें आ रही हैं और कोई भी मॉन्स्टर नजर नहीं आ रहा। ये एक पीसफुल इरा है, और जब वो खुद को यहाँ एक बेबी के रूप में देखता है, तो उसे समझ आता है कि शायद उसका रिइंकार्नेशन हो गया है। वो अब एक ऐसी दुनिया में है जहाँ कैटास्ट्रोफी कभी हुई ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ कोई ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है। इसका मतलब है कि इतने सालों के बाद अब ए चान को फ्रीडम का असली एहसास होगा। उसने भले ही अपने पिछले जीवन में बहुत कुछ झेला हो, लेकिन लगता है फेट का गॉड उसे पूरी तरह से भूल नहीं पाया। ये दिन हमेशा याद रहेगा। एक नई शुरुआत के तौर पर ए चान पास में रखे एक कैलेंडर की तरफ देखता है और देखता है कि यह साल 2020 है। मतलब वो उस विनाशकारी घटना ग्रेट कैटास्ट्रोफी से पहले जाग गया है। ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अभी उसका बॉडी एक छोटे से बेबी का है। वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता बिना कुछ पकड़े। उसके हाथ पैर इतने छोटे हैं कि अपने ही बॉडी का वेट नहीं संभाल सकते। उसका गला भी अजीब लग रहा है, पहले जैसे नहीं, इसलिए वो बोल भी नहीं सकता। ये सब उसके लिए बहुत ही खराब खबर है, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब दुनिया जल्द ही तबाही में जाने वाली है, तब उसके पास नॉर्मल बेबी बनने का कोई लग्जरी नहीं है। ए चान अपनी माँ की तरफ देखता है और सोचता है, क्या ये औरत उस पर भरोसा करने लायक है? लेकिन भरोसा करने के बजाय शायद वो उसे एक पॉपेट की तरह यूज कर सकता है अपने गोल्स पूरा करने के लिए। कुछ तो काम आएगी ये, भले ही वो देखने में ज्यादा काम की न लगे। फिलहाल यही एक एडल्ट है जिसके पास ए चान जा सकता है। वो सोचता है, क्या ये औरत कम से कम थोड़ा फ्लेक्सिबल है? लेकिन तभी ऊपर से कुछ बॉक्सेस गिर जाते हैं और ए चान को समझ आ जाता है कि नहीं, वो भी नहीं है। उसके हाथ भी ज्यादा काम के नहीं हैं। वो कुकिंग करते वक्त एक बोल में इतना सारा आटा डाल देती है जितना एक बार में संभालना ही मुश्किल है। और तो और वो ठीक से खाना भी नहीं बना पाती। ब्रेकफास्ट बनाते वक्त तो पूरा घर ऑलमोस्ट जल ही गया होता, लेकिन फिर भी वो अपने बेबी का अच्छे से ख्याल रखने की पूरी कोशिश करती है, भले ही उसके बाल आग की वजह से जल गए हों। ए चान को लगता है जैसे अपोकलिप्स पहले ही शुरू हो चुका है और उसका फ्यूचर अब कुछ ज्यादा ब्राइट नहीं लग रहा। तभी डोरबेल बजती है। उसकी माँ दरवाजा खोलने जाती है। एक पैकेज आया है, लेकिन डोर खोलने से पहले उसे अपना वॉलेट ढूंढना होता है ताकि डिलीवरी वाले को पैसे दे सके। जैसे ही वो अपना वॉलेट ढूंढने निकलती है, हैचन सोचता है, उसने आखिरी बार ये पैकेज वाला वर्ड कब सुना था? उसे याद आता है कि जब लास्ट टाइम उसने पैकेज की बात सुनी थी, तब डिलीवरी वर्कर्स लोगों तक सामान पहुंचा रहे थे और वही लोग इन्फेक्शन से ग्रस्त थे। वही डिलीवरीज बाद में एक डरावना नाइटमेयर बन गई थी। जैसे ही ए चान को धीरे धीरे सिचुएशन का एहसास होने लगता है और वह समझने लगता है कि वो पैकेज डिलीवरी असल में क्या हो सकती है, तभी दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। दरवाजे की दूसरी तरफ से एक डरावनी, ऑलमोस्ट गूलिश आवाज आती है, जो उसे पैकेज लेने के लिए कह रही होती है। और जैसे ही दरवाजा पूरा खुलता है, वही होता है जैसा ए चान ने सोचा था। सामने जो शख्स खड़ा है वो इन्फेक्टेड है। वो अब एक डिलीवरी मॉन्स्टर बन चुका है। ए चान डर नहीं सकता। भले ही वो अभी एक बेबी की बॉडी में है, उसे कुछ न कुछ करना ही होगा अपनी जान बचाने के लिए। उसके पास सिर्फ दो चीजें हैं, उसकी माँ द्वारा दी गई एक बेबी बॉटल और एक तकिया। वो तुरंत तकिया उठाकर जमीन पर फेंक देता है। तभी अचानक वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है। वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि उसका क्रिब 2 टुकड़ों में कट जाता है। ए चान झट से अपनी बॉटल पकड़ता है और क्रिब से निकलकर सीधे उस तकिए पर लैंड करता है जो उसने पहले ही फेंका था। ऐसा अटैक अगर उसे टच भी कर लेता तो वो वहीं खत्म हो जाता, लेकिन सौभाग्य से उसे अपने पिछले जन्म के सारे एक्सपीरियंस याद हैं और उसी एक्सपीरियंस से वो जानता है कि ऐसे पावरफुल मॉन्स्टर्स से लड़ना इस बॉडी में पॉसिबल नहीं है। ये तो एक एम्पलीफाइड मॉन्स्टर लग रहा है और ऊपर से उसके सिर पर जो टेंटिकल हैं वो और भी ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं।
लेकिन वो ये भी जानता है कि इतने स्ट्रांग मॉन्स्टर्स की एक कमजोरी होती है, ये लोग टाइट टर्न्स अच्छे से नहीं ले पाते। अचानक अपनी बॉटल हल्के से मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है। मॉन्स्टर का पैर उस पर फिसल जाता है और वो एचान के ऊपर से उड़ते हुए सीधे विंडो से बाहर जा गिरता है। पहली बार एचान को अपने पुराने जन्म की सारी ब्रूटल बैटल्स के लिए शुक्रगुजार महसूस होता है। लेकिन तभी एक अजीब चीज होती है, उसकी पीठ से एक पूंछ टेल निकलती है और खिड़की से बाहर भाग जाती है। वो सीधा जाकर उस मॉन्स्टर की डेड बॉडी पर अटैक करती है और उसका मॉन्स्टर कोर खा जाती है, जैसे कोई जिंदा चीज खा रही हो। अचान उस पूंछ को पकड़कर देखता है और पहचान जाता है, ये वही एबिलिटी है जो उसके पास पिछले जन्म में थी, रोड़ी की पूंछ। ये बहुत ही पावरफुल स्किल थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि ये एबिलिटी उसके पास अभी भी कैसे है, जबकि वो रीइंकार्नेट हो चुका है। द ग्रेट कैटास्ट्रोफी अब से 4 साल बाद होगी और उसके पुराने जन्म में के उस घटना के 3 साल बाद पैदा हुआ था। वो कुछ समझ नहीं पा रहा, लेकिन एक बात पक्की है, उसे ये एबिलिटी मिलना प्योर लक से हुआ है और शायद यही अब उसकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। एई चान ने जैसे ही उस मॉन्स्टर का कोर अब्सॉर्ब किया, उसे एक पुरानी पहचान मिल गई, तयोटी की टेल वाली एबिलिटी। ये बहुत रेयर चीज थी और एक और अच्छी बात यह थी कि जब कोई जितनी छोटी उम्र में अपनी पावर एक्टिवेट करता है, वो उतनी ही ज्यादा पावरफुल बनती है। अब वो इसे टेस्ट करने का सोचता है। वो अपना हाथ एक तेज ब्लेड में बदल देता है और सीधे अपने क्रिब पर वार करता है। क्रिब का मेटल झुक जाता है। अपने पिछले जन्म में वो 7 साल की उम्र में एस क्लास बना था, लेकिन अब जब वो एक बेबी के रूप में ही ये पावर पा चुका है, तो इस बार वो लेजेंडरी ट्रिपल एस रैंक बन सकता है। ये उसके लिए सीधा रास्ता है, रिचेस, फेम और ब्यूटीफुल गर्ल्स तक। अब उसे इस घर में एक मासूम बच्चे की तरह पड़े रहने की कोई जरूरत नहीं। वो धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ता है, एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। लेकिन तभी जो क्रिब उसने पहले मोड़ा था, वो अचानक गिरने लगता है और सीधा उसके ऊपर। एई चन बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसका छोटा सा बॉडी उसे जवाब दे देता है। वो हिल भी नहीं पाता। क्राइब का मेटल क्रैक करता है और एक तरफ गिरने लगता है। आखिरी चीज जो एई चन देखता है, उसकी माँ उसके पास भागते हुए आ रही है, जैसे उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। उसे अपना पिछला जन्म याद आता है और वो क्रूर मास्टर जिसने उसे सरवाइव करने के लिए बहुत गंदे काम करने पर मजबूर किया था। उसने एई चान को कुत्ते का खाना तक खाने को कहा, यह साबित करने के लिए कि वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का पालतू है। एई चान गुस्से में अपने दांत पीसता है, ये सोचकर कि उसे एक डॉग की तरह ट्रीट किया गया। थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुलती है। धूप उसके चेहरे पर पड़ रही होती है। लगता है वो ब्लैकआउट हो गया था उस मॉन्स्टर को हराने के बाद। वो धीरे से उठने की कोशिश करता है और देखता है उसकी माँ पास ही बैठी है और किसी किताब में कुछ लिख रही है। लगता है उसी ने उसे बचाया। लेकिन अब एक नया सवाल सामने है, आखिर वो बेहोश क्यों हो गया? शायद उस एबिलिटी की ताकत उसकी बॉडी के लिए अभी टू मच थी। उसने सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए उसका यूज किया और फिर भी वो पूरी तरह थक कर गिर पड़ा, बिल्कुल डिफेंसलेस हो गया। एई चन को अब अगर फिर से अपनी पावर यूज करनी है, तो पहले खुद को और ज्यादा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। इसी सोच में डूबा होता है कि तभी उसे अपनी माँ के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि उसकी माँ एक बुक पढ़ रही है जो ढेर सारे स्टिकी नोट्स से भरी हुई है। उस बुक के एक पेज पर उसने लिखा है कि कैसे उसने अपना ट्रेजर ऑलमोस्ट खो दिया था। साफ है कि वो एई चान के बारे में लिख रही है। उसके पीठ पर भी एक बड़ी सी चोट लगी है, शायद एई चान को बचाते वक्त लगी थी। उसकी पिछली जिंदगी की माँ तो उसे ऑर्गेनाइजेशन को बेचने में 1 सेकंड भी नहीं लगाती, बस थोड़ा सा फायदा मिलने पर। लेकिन ये औरत, उसने खुद को खतरे में डालकर उसे बचाया। एई चान अपना एक छोटा सा हाथ बढ़ाता है माँ को चुप कराने के लिए। जैसे ही माँ उसके टच को महसूस करती है, वो उसे गोद में उठा लेती है और कसकर गले से लगा लेती है। एई चन समझ जाता है कि ये औरत अलग है और वो डिसाइड करता है कि अभी के लिए उसे यहीं रुकना चाहिए। लेकिन टाइम बहुत कम है। इस दुनिया में सब कुछ 1 हफ्ते से भी पहले बदलने वाला है। अगला मॉन्स्टर शायद रास्ते में ही है और एई चान को अब सिर्फ 30 सेकंड तक नहीं, उससे कहीं ज्यादा देर तक फाइट करने लायक बनना होगा ताकि वो अपना नया घर बचा सके। अपार्टमेंट के बाहर एक विंडो क्लीनर अचानक दर्द से कांप उठता है। उसकी आंखों, मुंह और नाक से नीली स्लाइम बाहर निकल रही होती है। वो स्लाइम नीचे बहती हुई ड्रेन पाइप्स में घुस जाती है, किसी खास जगह की ओर। उधर एई चान अपने अगला कदम सोच रहा होता है, तभी उसकी माँ कुछ लेकर आती है, एक रेड ब्लैंकेट में ढका हुआ। जैसे ही माँ वो चादर हटाती है, अंदर एक डॉग होता है जो पिंजरे में बंद है। माँ ने वो डॉग उनके पड़ोसी से लिया ताकि एई चान के पास एक कंपेनियन हो। एई चान उसे पहचान जाता है, ये वही डॉग है जिसे वो अपने पास्ट लाइफ में जानता था। वो बहुत खतरनाक था और एई चान ने कभी नहीं सोचा था कि वो उसे फिर से देखेगा। वैसे डॉग एक बेबी के लिए बहुत बड़ा है, प्लेमेट तो बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन शायद ये बात एई चान के लिए अच्छी साबित हो। एई चान की माँ थोड़ी सी उलझी हुई टाइप की है
लेकिन अब लग रहा है कि जरूरत पड़ने पर वो काम की भी साबित हो सकती है। अगर एई चान इस डॉग को सही से ट्रेन करे तो ये आगे चलकर एक स्ट्रॉन्ग एलाई बन सकता है। यहाँ तक कि एक डे उसका ट्रांसपोर्टेशन भी। मतलब इतना बड़ा डॉग होना शायद बुरा नहीं है। एई चान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान देखकर उसकी माँ भी खुश हो जाती है। ऐसा लगता है कि उसने सही फैसला लिया। कम से कम एई चान को खुशी तो मिली। माँ उन्हें वहीं खेलने छोड़कर बाकी घर का काम करने चली जाती है। एई चान अब उस डॉग को घूरता है और सोचता है कि इसका क्या किया जाए। फिलहाल सबसे पहले उसे खाना देना पड़ेगा। वो किचन से एक सॉसेज लाकर डॉग के सामने रखता है और कहता है कि खा लो। अगर वो खा लेता है तो एई चान उसका मास्टर बन जाएगा और फिर ट्रेनिंग शुरू की जा सकती है। लेकिन एक बेबी के लेवल से कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश थोड़ी ऑकवर्ड लगती है। डॉग शायद इतना समझदार नहीं कि वो समझ सके कि हो क्या रहा है। जैसे ही वो सॉसेज खाने के लिए झुकता है, एई चान उसके सिर पर पैर मारता है, ये दिखाने के लिए कि दोनों की पावर लेवल में कितना फर्क है। मगर भले ही डॉग एई चान की बात ना समझे, इसका ये मतलब नहीं कि वो डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त करेगा। डॉग अपने दोनों पॉज से एई चान के चेहरे पर एक जोरदार पंच करता है और एई चान उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। फिर डॉग शांति से बैठकर अपना सॉसेज खाने लगता है। लेकिन एई चान इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। वो एक जोरदार चिल्लाहट के साथ डॉग पर झपटता है। दोनों में घमासान फाइट शुरू हो जाती है और एई चान की माँ दूर से हंसती रहती है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे दोनों अब अच्छे दोस्त बन चुके हैं। उधर माँ किचन में खाना बना रही होती है, लेकिन तभी उसे याद आता है घर में आटा खत्म हो गया है। जैसे ही वो नीचे झुककर आटा ढूंढने लगती है, सिंक के अंदर से एक ब्लू स्लाइम मॉन्स्टर बाहर आता है और वो एई चान और डॉग के ऊपर से गुजरता हुआ सीधा उस औरत की तरफ बढ़ रहा होता है जो अभी बेफिक्र होकर आटा ढूंढ रही है। स्लाइम मॉन्स्टर हवा में उठा और सीधा एई चान की माँ की तरफ अटैक करने चला गया। लेकिन डॉग फटाक से एक्टिव हो गया और उससे पहले कि वो कुछ कर पाता, डॉग दौड़कर उसकी माँ को धक्का देकर किचन के सिंक के नीचे वाले कबोर्ड में गिरा देता है। शुक्र है कि उसकी माँ को कुछ पता ही नहीं चला कि उसके पीछे क्या हो रहा है, जबकि पीछे डॉग और स्लाइम के बीच जोरदार फाइट चल रही थी। एई चान ये पूरा सीन बिना किसी एक्सप्रेशन के देख रहा था, क्योंकि उसे पता था कि ये मॉन्स्टर ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन झंझट तो है ही। इसका लिक्विड बॉडी इसे स्लैशिंग या स्टैबिंग अटैक्स से बचाता है, इसलिए उसे मारने का कोई दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा। उसकी माँ कबर्ड से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो सिर में लगी चोट से ज्यादा परेशान है और पीछे की फाइट का उसे अंदाजा भी नहीं है। इस बीच स्लाइम ने डॉग को घेरना शुरू कर दिया और उसका फॉर्म बदलने लगा। अब एई चान को जल्दी कुछ करना होगा, वरना चीजें कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। उसे याद आता है कि पास्ट में उसने ऐसे स्लाइम मॉन्स्टर को ड्राइनेस से हराया था। तभी उसकी नजर अपने पास रखे पाउडर्ड मिल्क की बोतल पर जाती है। वो बिना टाइम वेस्ट किए बोतल खोलता है और सारा पाउडर स्लाइम पर फेंक देता है। स्लाइम तुरंत पीछे हटता है, सिकुड़ने लगता है और रूम में इधर उधर भागने लगता है। मॉइस्चर लूज होने से वो पैनिक में आ गया था और अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहा था। एई चान को मौका मिलते ही वो उसे एक डस्टबिन के नीचे ट्रैप कर देता है। अब लग रहा है कि सब कुछ शांत हो चुका है। डॉग और उसकी माँ दोनों ही किचन काउंटर के पीछे से धीरे से झांकते हैं। तभी अचानक उसकी माँ का हाथ आटे के डिब्बे से लग जाता है और आटा एई चान के माँ और डॉग दोनों के ऊपर गिर जाता है। दोनों पहले से ही कंफ्यूज थे, ऊपर से ये आटा उन्हें और ज्यादा डिसोरिएंटेड कर देता है। माँ जल्दी से भागती है खुद को साफ करने के लिए ताकि आटा उसके कपड़ों पर स्टेन न कर दे। एई चान मीनवाइल काफी सेटिस्फाइड है कि उसने एक मॉन्स्टर को पकड़ लिया। स्लाइम का लिक्विड एक नेचुरल मॉन्स्टर रिपेलेंट की तरह काम कर सकता है, यानी अगर वो इसे खिड़कियों पर फैला दे तो बाकी मॉन्स्टर्स उस एरिया में आने से डरेंगे। अचानक डस्टबिन हिलने लगता है और चुप्पी का फायदा उठाकर स्लाइम नीचे से छलांग मारकर बाहर आ जाता है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन डॉग उससे पहले ही सामने आ जाता है। एई चान भी तुरंत दौड़ता है उसे फिर से ट्रैप करने के लिए, लेकिन इस बार स्लाइम तेजी से फिसलकर बाहर निकल जाता है। जाने से पहले वो दोनों को मिडल फिंगर दिखाता है और खिड़की से बाहर निकल जाता है। वो स्लाइम खुद चलकर इनके घर आया, उथल पुथल मचाई और अब ऐसे ही भागने की हिम्मत कर रहा है। कमजोर है, लेकिन एटीट्यूड जरूरत से ज्यादा है और यही चीज एई चान और उसके डॉग को ज्यादा इरिटेट करती है। एई चान पास में पड़ा एक अम्ब्रेला उठा लेता है जैसे कोई वेपन हो और डॉग की पीठ पर चढ़ जाता है जैसे वो उसका ट्रस्टेड स्टीड हो। अब उस मॉन्स्टर को भागने नहीं दिया जा सकता। नीचे बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते ही वो स्लाइम एक बिल्डिंग की छत पर बैठा दिखता है। वहां से वो अपनी स्लाइम लिक्विड नीचे चलते हुए एक लड़की के सिर पर गिरा देता है। लड़की ऊपर देखती है और तभी स्लाइम उस पर छलांग लगाकर उसे निगलने की कोशिश करता है। एई चान और उसका डॉग तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। एई चान जानता है कि अकेले उसकी ताकत काफी नहीं होगी, लेकिन अगर वो स्लाइम को लड़की को एब्जॉर्ब करने दे तो पूरा एरिया खून की नदी बन जाएगा। ऐसा मंजर उसने अपनी पास्ट लाइफ में बहुत देखा है। डॉग की स्पीड ही उन्हें बचा सकती है। वो तेजी से दौड़ता है, लड़की के ऊपर से छलांग लगाता है और एई चान अम्ब्रेला खोलकर स्लाइम की बारिश को रोक लेता है। लेकिन स्लाइम हार मानने वाला नहीं है। वो अम्ब्रेला से उछलकर इस बार सीधा एई चान और डॉग को टारगेट करता है।
एई चान को पता है कि उसके पास बस एक चांस है अपनी पावर यूज करने का। वो अपनी फुल ताकत से एक एनहांस्ड पंच मारता है, एक ही झटके में स्लाइम को चीर कर रख देता है। स्लाइम वहीं एक्सप्लोड हो जाता है और उसका लिक्विड चारों तरफ बिखर जाता है। लड़ाई खत्म हो चुकी है। एई चान और उसका डॉग छतरी पकड़े खड़े हैं, विक्टोरियस। शुक्र है एई चान वक्त पर पहुंच गया और लड़की को स्लाइम का शिकार बनने से बचा लिया। लेकिन उसने एई चान को अपनी पावर्स इस्तेमाल करते हुए देख लिया और उसके चेहरे पर साफ डर झलक रहा था। एक पल भी बिना गवाए वो लड़की वहां से दौड़ जाती है, बिना पीछे देखे। उसके डर को समझा जा सकता है, क्योंकि जो सीन उसने देखा वो किसी के लिए भी शॉकिंग होता। लेकिन अब असली चैलेंज है ये सारी गंदगी साफ करना। एई चान के डायपर के पीछे से उसकी टेल बाहर आती है और सड़क पर फैले स्लाइम को अब्जॉर्ब करने लगती है। लगता है इस टेल के पास किसी दूसरे मॉन्स्टर की एबिलिटी को अब्जॉर्ब करने की ताकत है। उसकी पास्ट लाइफ में के सिर्फ तब किसी नई पावर को ले सकता था जब वो पुरानी वाली को छोड़ देता। लेकिन अब टेल बिना कुछ छोड़े सीधे स्लाइम की पावर को खींच रही है। वो टेस्ट करने के लिए हाथ में एक स्लाइम बॉल बनाता है और सच में लगता है कि दोनों पावर्स साथ में काम कर रही हैं। पहले की एबिलिटीज कम स्विच करता था ताकि ऑर्गेनाइजेशन को शक न हो, लेकिन वही हेजिटेशन उसकी हार की वजह बनी थी। अब जो टेल खुद इवॉल्व कर रही है वो बहुत ही अजीब और नई बात है। शायद ये सब उसकी उम्र की वजह से हो रहा है। जितनी कम उम्र में कोई एबिलिटीज डेवलप करता है उतनी ही ज्यादा ताकत और अडेप्टेबिलिटी आती है। के ने अपनी पिछली जिंदगी में 10 साल की उम्र में पावर पाई थी, लेकिन उससे छोटे जितने भी बच्चे थे वो सभी मॉन्स्टर के टॉक्सिन्स को सरवाइव नहीं कर पाए और मर गए। अब एई चान उन सबसे भी छोटा है, मतलब उसका ग्रोथ पोटेंशियल लिमिटलेस हो सकता है। सोचते सोचते उसका डॉग उसे घर वापस ले आता है। एई चान अपने वफादार स्टीड की पीठ से नीचे उतरता है और अपनी स्लाइम पावर से पूरे घर के चारों ओर एक बैरियर बना देता है, जिससे कोई भी मॉन्स्टर अब वहां आने की हिम्मत ना कर सके। लेकिन सिर्फ इतना करने में ही उसकी सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। इतनी एग्जॉस्शन के बाद ना तो वो कोई नई पावर अब्जॉर्ब कर सकता है और ना ही अपनी करंट एबिलिटी को सही से इस्तेमाल कर सकता है। उसकी स्टेमिना अभी बहुत कम है, लेकिन कम से कम फिलहाल उसे आगे की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि स्लाइम बैरियर की वजह से अब शायद ही कोई मॉन्स्टर उन्हें डिस्टर्ब करने आए। एई चान थकान से जमीन पर गिर जाता है और तभी डॉग उसके पास आता है, आंखों में बदले की आग लिए हुए। लगता है कि अब वो बदला लेने वाला है उस बेइज्जती का जो सुबह हुई थी। डॉग धीरे से एई चान को उसकी शर्ट की गर्दन से उठाता है और एक पल के लिए एई चान को लगता है कि अब वो डॉग फूड बनने वाला है। उधर अपार्टमेंट में उसकी मम्मी शावर से बाहर आती है, पूरी तरह से साफ। जो आटे का तूफान पहले हुआ था वो अब बीते जमाने की बात है। जैसे ही वो लिविंग रूम में आती है उसे अपना बेटा एक डॉग के साथ जमीन पर कडल्ड अप दिखाई देता है। देखने में लगता है कि दोनों बहुत प्यारे से स्नगल कर रहे हैं, लेकिन असल में एई चान उस फ्लफी कैद से छूटने के लिए पूरी जान लगा रहा होता है। कई घंटे बाद एई चान आखिरकार खुद को आजाद करता है और अपार्टमेंट की प्रोटेक्शन में लग जाता है। वो विंडोज, फेंस और ड्रेनेज पाइप्स को स्पेशल स्लाइम से कोट कर देता है। अब अगर कोई बड़ा डिजास्टर भी घर को हिट करे तो भी कुछ समय के लिए सब सेफ रहेगा। इस सब के दौरान एई चान को अपनी सऊदी टेल की करंट हालत का भी पता चलता है। पहले वाली लाइफ में वो एक बार में सिर्फ एक एबिलिटी रख सकता था, लेकिन अब टेल एक साथ 4 एबिलिटी स्टोर कर सकती है। फिलहाल वो टाउडी टेल और स्लाइम पावर्स दोनों यूज कर सकता है, लेकिन सिर्फ 30 सेकंड्स तक। किसी बड़े डिजास्टर के लिए उसे और भी ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। अपोकलिप्स के टाइम पर किसी भी सर्वाइवर के लिए सबसे जरूरी चीज होती है सप्लाईज। डिजास्टर के बाद सबसे ज्यादा लोग मॉन्स्टर्स से नहीं बल्कि स्टारवेशन से मरे थे। जब सप्लाई चेन टूट गई थी तब लोग खाने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे थे। अगर कोई शख्स शुरू में ही अपना स्टॉक जमा कर ले तो वो न सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट से बच सकता है बल्कि दूसरों को भी अपने साइड में ला सकता है। एई चान को भी ये काम जल्दी करना होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो अभी एक बेबी है। सुपरमार्केट्स पहले से ही भरे होते हैं और जल्दी ही वहां मॉन्स्टर्स भी दिखने लगेंगे। अगर एक भी आदमी इन्फेक्टेड हो गया तो डिजीज पूरे एरिया में फैल जाएगी। एई चान अभी की हालत में अकेले एक बड़े हॉर्ड को नहीं रोक सकता और वैसे भी उसके पास ज्यादा जगह नहीं है जहां से वो सेफली सप्लाईज ले सके। जैसे ही एई चान फ्यूचर में सप्लाईज लाने के बारे में सोच रहा होता है तभी लिविंग रूम की टेबल पर रखा उसकी माँ का फोन बजता है। वो जाकर देखता है कि कौन है और लैंडलॉर्ड के ग्रुप चैट से लगातार मैसेजेस आ रहे हैं। किस्मत से फोन लॉक नहीं है तो वो आसानी से खोल लेता है। ग्रुप चैट में सब लोग एक अजीब वायरस के बारे में बात कर रहे थे जो लोगों को मॉन्स्टर में बदल रहा था, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि असली तबाही अब शुरू होने वाली है। एई चान को तो सब पहले से पता है और वो सोचता है कि क्यों ना सबको थोड़ा जागरूक किया जाए। वो जल्दी से एक नया अकाउंट बनाता है और ग्रुप में घुस जाता है। वहां वो लोगों को सचेत करता है कि बहुत बड़ी तबाही आने वाली है और अगर समय रहते खाना पानी और जरूरी सामान स्टोर नहीं किया तो सब बर्बाद हो जाएगा। वो बहुत केयरफुली और स्मार्टली उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन किसी को भी उस पर भरोसा नहीं होता क्योंकि उसका अकाउंट नया है, प्रोफाइल फोटो भी नहीं है
सब उसे ट्रोल समझ लेते हैं। बेबी होते हुए उसके पास करने के लिए बहुत कम रास्ते हैं। ऑनलाइन फोरम भी बेकार ही साबित हो रहे हैं। इस स्पीड से अगर सब चलता रहा तो सब लोग मर जाएंगे। उस ऑर्गेनाइजेशन के बनने से पहले ही तभी अचानक एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है। एई चान क्यूरियोसिटी में उसे एक्सेप्ट कर लेता है। सामने से जो मैसेज आता है वो सीधा मुद्दे पर होता है। अगर तुम सच में सप्लाईज ढूंढ रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहती हूँ। यूजर नेम है हॉट और ये नाम एई चान को कुछ जाना पहचाना लगता है। तभी उसे याद आता है ये वही हॉट है जो उस ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेंट थी, बहुत डेंजरस और चालाक। स्क्रीन के दूसरी तरफ हॉट एक डार्क कमरे में बैठी है। चारों तरफ कंप्यूटर और गैजेट्स और मोबाइल से एई चान को मैसेज कर रही है। वो ज्यादा टाइम बर्बाद किए बिना एक डील सामने रखती है। वो कहती है तुम्हें जो चाहिए खाना पानी आर्मर सब दे सकती हूँ, बस एक चीज का दाम है जानकारी, और उसकी कीमत है 100 मिलियन येन। लेकिन उसका भी एक प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन। इसलिए वो एक नया ऑफर देती है। अगर तुम जो भी सामान इकट्ठा करोगे उसका 20% मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन फ्री में दे दूंगी। एई चान को फौरन समझ आ जाता है ये वही चालबाज हॉट है जिसे वो पहले जानता था। वो उससे सीधे पूछता है मैं क्यों तुम्हारे ऊपर भरोसा करूं और मुझे डील करनी ही क्यों चाहिए। हॉट जवाब में पूछती है क्या तुम मुझे दुश्मन बनाना चाहते हो या दोस्त। वो चाहती है कि दोनों मिलकर काम करें, लड़ाई झगड़ा नहीं। एई चान थोड़ी देर सोचता है फिर पूछता है ठीक है सामान लेने कहाँ जाना होगा। हॉट बताती है कि उसने एक पिंक लेटर नीचे अपार्टमेंट बिल्डिंग के मेल बॉक्स में रख दिया है। अभी ऑर्गेनाइजेशन बनी नहीं है तो वो किसी पावरफुल पोजीशन में नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत खतरनाक है। वो लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करती है और एई चान को पता है कि ये सब ट्रैप है, लेकिन इस बार वो शिकार नहीं बनने वाला। वो खुद उसे उल्टा फंसाएगा। फिलहाल उसे आराम करना जरूरी है। वो 2 घंटे की नींद लेता है ताकि उसकी स्टैमिना रिचार्ज हो जाए। 2 hours later. एई चान जानता है ये सब सिर्फ एक ट्रैप है उसकी आइडेंटिटी जानने के लिए। वो डॉग की मदद से नीचे जाने की सोचता है क्योंकि एलिवेटर में कैमरा लगे हैं। प्रॉब्लम ये है कि सीढ़ियां उसके लिए बहुत बड़ी हैं, इसलिए उसे फिर से अपने उस मूडी डॉग की जरूरत पड़ेगी। वो जाकर डॉग की टेल खींचता है और बदले में डॉग उसे टेल से ही उड़ा देता है। एई चान के गाल लाल हो जाते हैं। फिर भी वो किचन से डॉग ट्रीट्स ले आता है और जैसे ही ट्रीट्स उसकी नाक के पास आते हैं डॉग रेडी हो जाता है। एई चान उसे राइड करके नीचे मेल बॉक्सेस तक पहुंचता है। वहां उसे वो पिंक लेटर दिखता है, लेकिन कैमरा भी है। वो अपनी स्लाइम पावर्स यूज करता है और पूरे एरिया को स्कैन करता है। उसे वहां 3 हिडन कैमरेज और मिलते हैं जो हॉट ने सेटअप किए हैं। हॉट अपने कमरे में बैठी कैमरा फीड देख रही होती है, एक्सपेक्टिंग कि कोई इडियट उसकी ट्रैप में फंसेगा, लेकिन उसे सिर्फ एक डॉग दिखता है। असल में एई चान डॉग के पीछे छुप के लेटर रीड कर रहा होता है। वो बिना दिखे इन्फो लेकर वहां से निकल जाता है। फ्लायर में लिखा है कि पास के एक सुपरमार्केट में क्लियरेंस सेल है। हॉट उसको लगातार मैसेज कर रही है तुम कौन हो। एई चान उसे टीज करता है अगर 100 मिलियन येन दोगी तो बता दूंगा। गुस्से में आकर हॉट एक्टिवेट करती है एक स्पाइडर सर्वेलेंस बॉट। लेकिन जैसे ही वो एई चान और डॉग के पास पहुंचता है एई चान की मां अपनी फ्लफी स्लिपर्स से उसे कुचल देती है। $30 मिलियन का रोबोट एक सेकंड में खत्म। हॉट रोती है, लेकिन पता चलता है कि ऑडियो फंक्शन काम कर रहा है। वो माइक से धमकी देती है पर सामने वाले उसे सुन ही नहीं पा रहे। असल में एई चान की मां अपने बेटे से बात कर रही होती है और हॉट खुद से ही बात करती रह जाती है। वो डेस्परेटली अपने कॉन्टैक्ट्स से पता लगाने की कोशिश करती है कि ये मिस्टीरियस बंदा कौन है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। एई चान को उसकी मां गोदी में उठाकर वापस ऊपर ले जाती है। इस बार वो उसे डांटती नहीं क्योंकि उसे लगता है कि डॉग ने दरवाजा खोला और एई चान नींद में क्रॉल करता हुआ बाहर आ गया। अब हॉट सप्लाई और इन्फो दोनों फ्री में देने को तैयार हो जाती है, लेकिन सबसे पहले एई चान को यह सोचना है कि सुपरमार्केट तक पहुंचे कैसे। उसने एक फ्लायर टेबल पर छोड़ दिया था ताकि उसकी मम्मी देखे, लेकिन उसने अब तक उस पर ध्यान ही नहीं दिया। एई चान उसे सीधे ये नहीं बता सकता कि दुनिया खत्म होने वाली है, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। वो सोच ही रहा था कि तभी उसे मम्मी की बात सुनाई देती है घर में बस 5 दिन का दूध बचा है। एई चान के दिमाग में तुरंत एक प्लान आता है। वो टेबल पर रखा दूध का ग्लास गिरा देता है और फिर खुद को ऐसे दिखाता है जैसे अब भी सो रहा हो। मम्मी जैसे ही आवाज सुनकर आती है और दूध साफ करने लगती है, तभी उसकी नजर टेबल पर पड़े सुपरमार्केट के फ्लायर पर जाती है। वो उसे उठाकर देखने लगती है और सोचती है कि शायद वहां एक बार जाकर देख लेना चाहिए। प्लान परफेक्ट काम करता है। जिस दिन वेयर हाउस जाने का टाइम आता है, मम्मी एई चान को पिंक कपड़ों में सजा देती है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। घर पर डॉग को अच्छा खासा खाना देकर छोड़ दिया जाता है। जब वे सुपरमार्केट पहुंचते हैं, मम्मी अंदर जाने ही वाली होती है कि एक सिक्योरिटी गार्ड दौड़कर आता है और पूछता है मैडम आप यहाँ क्या कर रही हैं। वो बताता है कि इस इलाके में कोई इन्फेक्शियस डिजीज फैली हुई है और लोगों को बाहर जाने से मना किया गया है। मम्मी समझाने की कोशिश करती है
कि उसे सिर्फ बच्चे के लिए पाउडर मिल्क चाहिए, लेकिन गार्ड कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। वो गवर्नमेंट वर्कर है और एई चंद जानता है कि थोड़े दिनों में गवर्नमेंट जैसी चीज गायब हो जाएगी, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये लोग बस ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। गार्ड उसे घर वापस जाने को कहता है, लेकिन तभी उसके पीछे से एक मॉन्स्टर धीरे धीरे उसके पास आ जाता है। गार्ड को पता भी नहीं चलता और मॉन्स्टर अचानक उसके सिर पर हाथ रखकर एक झटके में उसका सिर फोड़ देता है, जैसे कोई खून से भरा बलून फट गया हो। अब मॉन्स्टर की नजर एई चान और उसकी मम्मी पर जाती है, जो इस वक्त बिल्कुल डिफेंसलेस हैं। ये मॉन्स्टर अब तक एई चान ने जिनसे लड़ा है उनमें सबसे बड़ा है, और ऊपर से ये एक प्रोलिफरेटिव टाइप है, यानी इसका कोई खास वीक पॉइंट भी नहीं है। एई चान को अपनी ताकत छुपानी है, लेकिन अगर वो अभी पावर यूज नहीं करता तो वो और उसकी माँ दोनों यहीं मर जाएंगे। वो एक्शन में जाने ही वाला था कि उसकी माँ उसे स्ट्रोलर से उठा लेती है और भागने की कोशिश करती है। एई चान जानता है कि भागना बेकार है। ये जो क्रीचर है वो एकदम अलग स्पीशीज का है, इंसानों से कहीं ज्यादा तेज और ताकतवर। उसकी माँ के पास पैदल भागकर बचने का कोई चांस नहीं है। जैसे ही मॉन्स्टर उनके पास आने लगता है, एई चान की नजर एक दीवार पर रखे फायर एक्सटिंग्विशर्स के केस पर जाती है। वो अपनी पावर से केस तोड़ देता है और पूरे एरिया में एक गैस का बादल फैल जाता है। उस अचानक बने धुएं के कवर में एई चान अपनी माँ की पकड़ से फिसल जाता है और सीधा मॉन्स्टर पर हमला करता है। उसे जोर से उड़ाकर दीवार में फेंक देता है। अब उसके पास करीब 30 सेकंड है। धुआं बैठने से पहले उसे ये लड़ाई खत्म करनी होगी। उसकी माँ बेहोश हो चुकी है उस मॉन्स्टर के सडन अटैक की वजह से, इसलिए एई चान को सब कुछ जल्दी खत्म करना होगा, इससे पहले कि वो होश में आ जाए। ये मॉन्स्टर की जान उसके सिर में है। अगर एई चान उसके सिर पर एक स्ट्राइक कर पाए तो वो तुरंत मर जाएगा, लेकिन अभी तक का हमला मॉन्स्टर को ज्यादा हर्ट नहीं कर पाया। अब की बार उसे एकदम सही जगह पर पूरी ताकत से वार करना होगा। इस बार कोई शॉर्टकट नहीं है, उसे पूरी ताकत से सीधे लड़ाई करनी होगी। अच्छी बात यह है कि अब वो खड़ा हो सकता है, उसे रेंगना नहीं पड़ रहा। मॉन्स्टर खुद पहल करता है और उस पर छलांग लगाता है, लेकिन एई चान समय रहते बच जाता है। फिर वो अपनी टोडी एबिलिटी से बेहद पतले धागों जैसे स्ट्रिंग बनाकर मॉन्स्टर पर हमला करता है। इस बार उसे थोड़ा सक्सेस मिला। मॉन्स्टर जख्मी हो गया। हालात अभी भी मुश्किल हैं, लेकिन एई चान को पूरा यकीन है कि जीत उसी की होगी। वो फिर से हमला करता है। इस बार वो कॉन्फिडेंट है कि अब वो कम से कम बराबरी पर लड़ सकता है। उसका छोटा सा शरीर उसे बेनिफिट देता है। वो मॉन्स्टर के ज्यादातर अटैक्स से आसानी से बच जाता है और उसी स्ट्रिंग एबिलिटी की मदद से वो उसके शरीर के चारों ओर लपेटकर उसे खींच देता है। इससे मॉन्स्टर की बॉडी फिर से कट जाती है। अब ऐसा लग रहा है कि एई चान का अपर हैंड है, लेकिन अब भी उसे मॉन्स्टर के सिर पर सही हमला करना होगा ताकि वो पूरी तरह खत्म हो जाए। सौभाग्य से इतना बड़ा शरीर होने की वजह से मॉन्स्टर के लिए तेजी से हिलते एई चान को टारगेट करना मुश्किल हो रहा है और उसे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने का भी मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि उसे बहुत तेज मूव करना पड़ रहा है। उसके लिए ये एक माउस को पकड़ने जितना मुश्किल हो गया है। धीरे धीरे एई चान उसे स्मार्टनेस से थका देता है। अब वो मॉन्स्टर हार्डली हिल भी पा रहा है। एई चान जानता है अब बस एक आखिरी बार बाकी है। ये सब एई चान के पुराने जन्म की लड़ाइयों का एक्सपीरियंस है जो अब काम आ रहा है। उसकी लगातार अटैक्स की वजह से मॉन्स्टर बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है और बस एक और स्ट्रॉन्ग हिट काफी होगा उसे खत्म करने के लिए। लेकिन एई चान ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता, क्योंकि अचानक मॉन्स्टर अपनी सारी ताकत से अपनी पीठ से एक स्पाइक निकालता है और जोर से एई चान की तरफ फेंकता है। एई चान तेज है, वो अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन फिर भी वो स्पाइक उसके माथे को गहरा काट देता है। वो जल्दी से पीछे हटकर मॉन्स्टर से डिस्टेंस बना लेता है ताकि दोबारा ऐसा हमला न हो। अगर मॉन्स्टर ऐसे अटैक्स करता रहा तो एई चान के लिए उसके पास जाकर फिनिश करना नामुमकिन हो जाएगा। समय भी बहुत कम बचा है और एई चान को जल्दी ही अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने के असर महसूस होने लगेंगे। अभी के लिए उसे शायद भागकर अपनी माँ को वहां से ले जाना चाहिए। तभी उसकी नजर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जाती है, जहां उसकी माँ होश में आकर उसे ढूंढ रही होती है। उससे पहले ही उसकी उम्मीद से ज्यादा जल्दी टाइम खत्म हो चुका था। वो जब उसे ढूंढते ढूंढते घूम रही होती है, तभी उसकी नजर सीधा मॉन्स्टर पर पड़ती है। वो डर से एकदम जम जाती है। एई चान जोर से चिल्लाता है, भागो, क्योंकि वो जानता है कि उसकी माँ अकेले इस मॉन्स्टर से नहीं लड़ सकती। लेकिन एई चान की माँ कोई आम इंसान नहीं, वो प्रोटैगनिस्ट की माँ है और उसके पास भी कुछ ट्रिक्स हैं। वो अपनी जेब से एक स्टन गन निकालती है और सीधे मॉन्स्टर पर चला देती है। जबरदस्त करंट से मॉन्स्टर वहीं फ्रीज हो जाता है और ये वही मौका है जिसका एई चान को इंतजार था। जैसे ही मॉन्स्टर थोड़ा रिकवर करता है और एई चान की माँ पर हमला करता है, वो जमीन पर दूर जा गिरती है, लेकिन उस वक्त उसका चेहरा दूसरी तरफ होता है। यानी अब एई चान के पास परफेक्ट मोमेंट है। वो बिल्डिंग से नीचे की तरफ छलांग लगाता है। प्योर एनर्जी उसकी टांग में इकट्ठा होती जा रही है और वो सीधा हवा से मॉन्स्टर की तरफ गिरता है। मॉन्स्टर ऊपर देखता है और उसे बस एक चीज दिखती है, एक बच्चा, लेकिन उसकी टांग में एक भयंकर एनर्जी चार्ज है। एई चान का अटैक सीधे मॉन्स्टर के सिर पर लगता है और उसी पल उसका सिर फट जाता है।
मॉन्स्टर वहीं मर जाता है। एई चन की माँ अब भी जमीन पर पड़ी है, बेहोश। एई चन धीरे से उसके पास जाता है उसकी हालत देखने। उसे अपनी माँ से कोई खास लगाव नहीं है अभी तक, लेकिन आज अगर वो वहां ना होती तो शायद उसकी जान को भी खतरा हो जाता। उसने न सिर्फ मॉन्स्टर का सामना किया बल्कि अपनी जान भी खतरे में डाल दी एई चान को बचाने के लिए। अब भी उसे बहुत ट्रेनिंग की जरूरत है, तब जाकर शायद एई चान के काम आ सके, लेकिन इतना तो साफ है कि उस पर भरोसा किया जा सकता है। ये सोचते ही एई चान को उसकी पावर के साइड इफेक्ट्स महसूस होने लगते हैं और वो अपनी माँ के पास ही बेहोश होकर गिर पड़ता है। जब वो फिर से जागता है, उसके सर पर बैंडेज बंधा होता है और एक अजीब रेड आइड आदमी उसके लिए नया डायपर चेंज कर रहा होता है। एई चान उस आदमी को पहचान नहीं पाता और तुरंत डिफेंस के तौर पर उस पर पी कर देता है ताकि वो डरकर भाग जाए। उसकी माँ जल्दी से माफी मांग लेती है, ये सोचकर कि कहीं वो आदमी बुरा ना मान जाए। आदमी अपने चेहरे से पी साफ करता है और मान लेता है कि शायद उसने ही बच्चे को डरा दिया, इसीलिए ऐसा हुआ। फिर वो उसकी माँ से पूछता है कि वो डॉग के साथ ठीक से एडजस्ट कर रही है या नहीं। अचानक नोटिस करता है कि उसकी माँ उस आदमी को अच्छे से जानती है, शायद वो आदमी उस डॉग का पहले वाला ओनर है। वो उसकी माँ को धन्यवाद देता है कि उसने उस डॉग का ध्यान रखा। अचानक को ज्यादा चिंता इस बात की होती है कि उसकी माँ ने जरूर वो मॉन्स्टर देखा था जिसने उन पर अटैक किया था, लेकिन फिर भी वो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर उसे महसूस होता है कि उसके बाल गीले हैं। इसका मतलब ये है कि जब वो सो रहा था उसकी माँ चुपके से रो रही थी। वो आदमी उसकी माँ से कहता है कि वो लोग सप्लाईज स्टॉक करने बाहर जा रहे हैं और उन्हें भी साथ चलने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन इससे पहले ए चान को मॉन्स्टर का क्रिस्टल कोड लेना होगा जिसे उसने हराया था। वो जल्दी से स्ट्रोलर से कूदकर उस मॉन्स्टर के शरीर के पास जाता है। वो अपनी टोडी टेल का इस्तेमाल करके कोर अब्सॉर्ब कर लेता है। जैसे ही वो अब्सॉर्ब करता है तुरंत उसे मॉन्स्टर की पावर मिल जाती है। इस बार उसे एक हार्डनिंग स्किल मिलती है और अब वो अपनी टेल को एक तरह के शील्ड की तरह यूज कर सकता है। लेकिन स्ट्रोलर में वापस जाने से पहले वो देखता है कि वो रेड आइड आदमी फोन पर किसी से बात कर रहा है। वो सुनता है कि वो आदमी कह रहा है कि एचन और उसकी माँ दोनों उनके लिए सिर्फ बर्डन है, और वो ये भी रिवील करता है कि उन्हें साथ ले जाने की असली वजह यह है कि किसी इमरजेंसी में उन्हें डिकॉय की तरह इस्तेमाल किया जा सके। उन्होंने ट्रक में डॉग को भी साथ लाया है। वो आदमी फोन पर दूसरी तरफ वाले को बोलता है कि एक और व्हीकल लेकर और सप्लाईज लेकर आओ। एचान जब ये कॉन्वर्सेशन सुन रहा था तभी गलती से उस ट्रक को हल्का सा बम्प कर देता है जिसके पीछे वो छुपा था। वो आदमी तुरंत पलट कर देखता है, तैयार है किसी भी ईव्सड्रॉपर को अटैक करने के लिए। वो एचान के पास आता है, लेकिन सामने किसी थ्रेटनिंग इंसान को देखने के बजाय एक छोटा सा बेबी देखकर उसकी गार्ड डाउन हो जाती है। वो आदमी एचान के सिर पर पैट करता है और पूछता है कि वो यहाँ तक कैसे आ गया। फिर वो वापस फोन पर जाता है और दूसरी तरफ वाले को बताता है कि ये बेबी उनकी कॉन्वर्सेशन सुन चुका है, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं है क्योंकि वो बस एक बच्चा है, उसे मारना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सुनकर एचान चिंतित होकर अपना सिर नीचे झुका लेता है। उसे अब समझ आता है कि ये आदमी पूरी तरह इंसेन है। सब लोग कार में बैठ जाते हैं और उसकी माँ उसे चाइल्ड सेफ्टी सीट में पीछे अच्छी तरह सिक्योर कर देती है। फिर वे सब निकलने की तैयारी करते हैं। कार में वो आदमी और 3 और लोग होते हैं। एचान उस पागल आदमी पर ट्रस्ट नहीं करता कि वो ड्राइवर बने, लेकिन इसके अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो कम से कम अपनी पावर यूज कर पाता तो वो उस पागल आदमी को एक पल में क्रश कर देता और दिखा देता कि असली स्ट्रॉन्गर कौन है। माँ बाकी लोगों को स्नैक्स ऑफर करके कॉन्वर्सेशन शुरू करने की कोशिश करती है। ये बहुत अजीब है कि ये लोग इतने काल्म हैं जबकि चारों तरफ इतना केओस है। भले ही लोग मॉन्स्टर्स या कॉप्सेस देखें, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया खत्म हो रही है। वे बस नॉर्मल बिहेव करते हैं और अपने डर को छुपाने की कोशिश करते हैं। कार में बैठे सारे लोग उसी अपार्टमेंट बिल्डिंग के रेजिडेंट्स हैं जहां एचान और उसकी माँ रहते हैं। उसकी माँ लिंगिंग्यू जो रूम 502 में रहती है, और फिर है डेंकू जो रूम 103 का रेजिडेंट है। फ्यूकसान उसकी माँ से पूछता है कि वो इतनी टफ सिचुएशन के बावजूद अकेले बच्चे को कैसे रेज कर पा रही है। आखिरकार वो यंग और ब्यूटीफुल है और ऐसा भी नहीं लगता कि वो कोई काम कर रही है। ऊपर से एक बच्चे के साथ बाहर जाना भी काफी डेंजरस है। उसकी माँ ने शुरू में उसे घर पर ही छोड़ने का सोचा था, लेकिन उसने नोटिस किया कि जब भी एचान को अकेला छोड़ा जाता है वो क्रेजी बिहेव करने लगता है। बहुत सोचने के बाद ही उसे अपने साथ लाना पड़ा। एचान अनजाने में अपनी माँ को सिग्नल देने की कोशिश करता है कि वो बात करना बंद कर दे। उसकी माँ गहरी साई लेती है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उसके बच्चे की वजह से जितना केओस हुआ वो सब सोचकर परेशान हो जाती है। कार के आगे बैठे आदमियों में से एक है चिन मिनोरू जो रूम 504 का रेजिडेंट है। ड्राइवर कमेंट करता है कि लिंग लड़ाई में बहुत यूजफुल है, खासकर जब उसने अपनी टेजर गन से एक बड़े मॉन्स्टर को हराया था। साथ ही उन्होंने एक डॉग को भी अपने साथ लाया है जो पीछे वाले ट्रक में है।
इससे अगर कुछ भी हो जाता है तो उनके पास एक्स्ट्रा अटैक पावर रहेगा। एचान की माँ को याद नहीं कि असल में क्या हुआ था, और उसे ये भी नहीं पता कि असल में ये सब काम उसके बच्चे ने किया था। जैसे जैसे वो लोग शहर में आगे बढ़ते हैं, ड्राइवर को अचानक कुछ रॉन्ग लगता है। इतनी बड़ी जगह में और मॉन्स्टर्स होने चाहिए थे, लेकिन जगह अजीब तरह से एम्प्टी है। अचानक वो देखता है कि कोई इंसान रोड पर भाग रहा है। साफ साफ दिख रहा है कि वो हेल्प के लिए भाग रहा है। जैसे ही वो लड़की रोड पर दौड़ रही थी, कहीं हाइड होने की जगह ढूंढते हुए, अचानक पास की एक बिल्डिंग की दीवार बर्स्ट ओपन हो गई। दीवार के अंदर से एक बड़ा सा हैंड बाहर आया। कई सारे मॉन्स्टर्स एक साथ उस पर टूट पड़े। ड्राइवर सबको कहता है कि अच्छे से पकड़ लो, और कार को कंट्रोल करके मॉन्स्टर और लड़की से टकराने से बचाता है। कार और ट्रक दोनों ड्रिफ्ट करके छोटे ग्रुप ऑफ मॉन्स्टर्स को अवॉइड करते हैं और सेफली आगे बढ़ जाते हैं। पीछे की सीट पर बैठा डॉग जोर जोर से बाग करने लगता है, जबकि मॉन्स्टर्स उस लड़की पर टूट पड़ते हैं और उसे जमीन पर खींचकर गिरा देते हैं। वो चीखते हुए हेल्प के लिए पुकारती रहती है, लेकिन मॉन्स्टर्स लगातार उसके ऊपर चढ़ते जाते हैं और बेरहमी से अटैक करते हैं। आज का दिन शुरू से ही एचान और उसकी माँ के लिए बहुत ही हेक्टिक रहा है। आज का दिन एचान और उसकी माँ के घर से निकलते ही बहुत हेक्टिक हो गया है। वो चारों तरफ मॉन्स्टर से घिरे हुए हैं और एचान एक पल के लिए सिचुएशन को एनालाइज करता है। कार के आसपास जितने भी बग हेडेड मॉन्स्टर्स हैं, उनकी गर्दन पर स्टिंग के निशान हैं। इन सब मॉन्स्टर्स का असली हैंडलर शायद कोई साइबॉर्ग है। पैरासाइट हैंडलर्स ऐसे पैरासिटिक टाइप मॉन्स्टर्स होते हैं जिनमें ह्यूमंस को साइबॉर्ग्स में बदलने की एबिलिटी होती है। इंडिविजुअली उनकी पावर ज्यादा नहीं होती, लेकिन बड़े नंबर्स में ये बहुत डेंजरस हो जाते हैं, और जब तक वो हैंडलर आसपास है, साइबॉर्ग मॉन्स्टर्स मल्टीप्लाई होते रहेंगे। सबसे अच्छा ऑप्शन यह है कि वो लोग तुरंत भागने का रास्ता ढूंढें। बाकी बग मॉन्स्टर्स जो उस बेचारी लड़की पर नहीं चढ़े थे, अब कार की तरफ अटैक करने के लिए आ रहे हैं। वो इतने करीब हैं कि ड्राइवर डर जाता है और कुछ ही सेकंड्स में एक मॉन्स्टर विंडशील्ड तोड़कर अंदर घुस जाता है। अचान चारों तरफ देखता है और समझ जाता है कि इस सिचुएशन से सबको बचाना पॉसिबल है, लेकिन उसे जल्दी से जल्दी मॉन्स्टर्स को भगाना होगा, वरना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। दुर्भाग्य से वो अपनी पावर सिर्फ 30 सेकंड्स तक यूज कर सकता है। अगर उसने उन्हें यहाँ वेस्ट कर दिया तो सब खत्म हो जाएगा। वो कार के अंदर देखता है कि क्या कोई और भी है जो फाइट कर सके। फ्यू कार से बाहर उस लड़की की तरफ देखती है जिसे मॉन्स्टर्स पीट रहे हैं और खा रहे हैं। वो कार में बैठे दूसरों से चिल्लाकर कहती है कि टाइम वेस्ट करना बंद करो और उसे बचाओ। ये सुनकर एचान बहुत गुस्सा हो जाता है। उसे एहसास होता है कि ये लड़की आगे चलकर उनके लिए बर्डन बन जाएगी। सबके साथ मिलकर कोई सोल्यूशन ढूंढने की जगह वो बस सबको कह रही है कि उसे बचाओ। चिन मिनोरू सबको कहता है कि उस लड़की को बचाने के लिए नहीं जाना चाहिए। उसकी गर्दन पर भी वही वुंड है जो बाकी मॉन्स्टर्स पर है। इसका मतलब वो पहले ही लॉस्ट कॉज बन चुकी है। चिन मिनोरू की नजर बहुत तेज है, लेकिन शायद वो बैटल के लिए बहुत बूढ़ा हो चुका है। हालांकि वो शायद इतना स्ट्रांग है कि सप्लाईज उठा सके। ड्राइवर पूछता है कि क्या उन्हें सीधे मॉन्स्टर्स पर चार्ज करना चाहिए, लेकिन अगर करना है तो पहले मॉन्स्टर्स को मारना होगा, वरना सब मारे जाएंगे। एचान को यह आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि ये सबको मरवाने की कोशिश है। उस आदमी पर असली सिचुएशन में भरोसा नहीं किया जा सकता। पीछे वाले ट्रक का ड्राइवर भी शायद ऐसा ही है। टेंकू कार के अंदर से एक हार्ड ऑब्जेक्ट उठाता है और कहता है कि वो मदद करेगा। वो देखने में कावड़ लगता है। वो कहने की कोशिश करता है कि वो डरा नहीं है, लेकिन साफ है कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लगता है कार में कोई भी ऐसा नहीं है जो मॉन्स्टर्स को हरा सके। एचान की माँ अपने बैग से गन निकालती है जो वो पहले इस्तेमाल कर रही थी। जैसे ही डेन सुनता है कि वो बाहर गन के साथ जा रही है, वो डिसाइड करता है कि उसे जाने की जरूरत नहीं। सब बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक एक शार्प ऑब्जेक्ट कार के अंदर घुसता है और सीधा डेन के चेस्ट में लग जाता है। फिर उसे बाहर फेंक दिया जाता है जैसे कोई रैगडॉल हो। अचानक शार्प क्लॉज कार के साइड में घुसते हैं और एक अलग इंसेक्ट मॉन्स्टर अपना डरावना सिर अंदर घुसाता है और तुरंत रायू को मार देता है। लगता है कि ये सारे साइबॉर्ग्स का मेन बॉडी है। घर में कोई भरोसेमंद नहीं है। अब लगता है बेबी को ही सिचुएशन संभालनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही वो उठता है, एक शार्प स्टिंगर उसकी माँ की तरफ बढ़ता है। वो इतना तेज नहीं है कि उसे रोक सके, लेकिन स्टिंगर उसकी माँ को लगने की जगह कार के कुशन में घुस जाता है। वे लोग कार के सामने देखते हैं जहां चिन मिनोरू खुले हाथों से उस मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। चिन मिनोरू समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर जरूर सारे मॉन्स्टर्स का बॉस होगा। वो मॉन्स्टर पलटकर उसके चेहरे पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन चिन मिनोरू उसके स्टिंगर को पकड़कर तोड़ देता है। ये साफ हो जाता है कि ये आदमी बिल्कुल अलग स्तर का है, क्योंकि उसने नंगे हाथों से ही सारे मॉन्स्टर्स के बॉस को हरा दिया। मॉन्स्टर दर्द से चिल्लाता है और खुद ही अपना स्टिंगर अपनी गर्दन में घोंप लेता है। कुछ देर चिल्लाने के बाद वो मर जाता है और चिन मिनोरू उसके डेड बॉडी को सड़क पर फेंक देता है। वो अपने चेहरे से खून साफ करते हुए शिकायत करता है कि वो कितना बूढ़ा हो गया है। इस बीच ई चान उसे एडमिरेशन से देखता है
और समझता है कि ये बूढ़ा आदमी एक पावर हाउस है। उसकी मदर शुरू में ये सुझाव देती है कि उन्हें होम लौट जाना चाहिए, लेकिन चिन मिनोरू तुरंत ही इस आइडिया को शट डाउन कर देता है और उसे बताता है कि अगर वे घर गए तो कुछ और बुरा हो सकता है, इसलिए उन्हें लगातार फॉरवर्ड मूव करना होगा। ऐसा लगता है कि आखिरकार उनकी टीम में एक भरोसेमंद इंसान आ गया है, लेकिन अब ए चान को सोचना है कि वो इस आदमी को अपने साइड में कैसे लाए। शायद वो एक फेक मिलिट्री कमांड भेज सकता है, या फिर हॉट को ब्लैकमेल कर सकता है ताकि वो कुछ इनसाइडर इन्फो दे, या फिर वो इस आदमी से ऐसे क्लिंग कर सकता है कि उसे मजबूर होकर प्रोटेक्ट करना पड़े। इस आदमी का इस्तेमाल पर्सनल गेन के लिए करने का सिर्फ थॉट ही बेबी ए चान को एक इविल ग्रिन दे देता है। जब वो ये सब सोच ही रहा होता है तभी वो आदमी उसके हेड पर पैट करता है। फिर वो मिस लिन से कहता है कि वो ए चान को लेकर उसके पास ही रहे ताकि वो उन्हें थोड़ा प्रोटेक्ट कर सके। वो तुरंत मान जाती है और वादा करती है कि वो किसी तरह का बर्डन नहीं बनेगी और पूरी निष्ठा के साथ उसका फॉलो करेगी। आदमी कहता है कि उससे ज्यादा उम्मीद मत करना, वो बस थोड़ी मदद करना चाहता है। मिस लिन उसे थैंक करती है, पहले उस बॉस मॉन्स्टर को हराने में मदद करने के लिए, लेकिन वो कहता है कि इसका जिक्र मत करो। आखिरकार अगर ए चान ने पहले क्राई नहीं किया होता तो वो मॉन्स्टर के अटैक में जरूर मारा जाता। फिर वो छोटे बेबी से कहता है, जितना कोई फूलिश होता है उतना ही वो प्रॉफिट चाहता है। ऐसा लगता है जैसे वो बेबी के माइंड को पढ़ सकता है और उसके पहले वाले सेल्फिश थॉट्स को जान गया हो। ए चान अपने हाथ क्रॉस करके चुपचाप इस आदमी की मदद स्वीकार करने का फैसला करता है, लेकिन उसे पता है कि चिन मिनोरू का पर्सनालिटी आखिरकार उसकी डाउनफॉल का कारण बनेगा। आखिरकार वे उस सुपरमार्केट तक पहुंच जाते हैं जिसे वे शुरू से ही एम कर रहे थे, लेकिन गेट बंद है। ऐसा लग रहा है जैसे आज उनकी डे ऑफ हो। एड में लिखा था कि सुपरमार्केट ओपन रहेगा, लेकिन जगह साफ साफ क्लोज्ड फॉर बिजनेस है। एचान जानता है कि हॉट एक मास्टर हैकर है और शायद उसने ही सुपरमार्केट को दूर से शट किया है। अचानक दरवाजा खुल जाता है और ड्राइवर उन्हें बताता है कि उसके एक दोस्त ने दूर से डोर ओपन किया। वो ये कहते हुए स्माइल करता है और अपना फोन फ्लैश करता है, जैसे उन्हें याद दिला रहा हो कि बाद में उसके दोस्त को थैंक करना ना भूलें। इससे ए चैन को सस्पिशियस फीलिंग होती है और वो धीरे से अपनी मदर्स बैग से फोन निकालता है। वो मैसेजेस खोलता है और देखता है कि हॉट ने अभी अभी एक मैसेज भेजा है जिसमें उसने बताया है कि उसने उनकी कार को सिक्योरिटी कैमरा पर देखा और उनके लिए गेट ओपन किया। यह कंफर्म हो गया कि ड्राइवर हॉट को जरूर जानता है। अब ये चीज ए चान के लिए और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है क्योंकि हॉट और ड्राइवर दोनों उसे बहुत सस्पिशियस लगते हैं। आखिरकार वे लोग सुपरमार्केट में दाखिल होते हैं और ए चान अब बस बहुत थका हुआ है क्योंकि वह आखिरकार अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच चुका है। सुपरमार्केट काफी बड़ा है और वेयर हाउस में बहुत सारे सप्लाईज भरे पड़े हैं। उस इलाके में कोई कैमरा भी नहीं है, तो ऐसा लगता है कि बेबी को अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते वक्त पकड़े जाने का डर नहीं रहेगा। फिर उसे नजर आता है कि बूढ़ा आदमी अपने साथ एक वेपन रैक भी लेकर आया है। ये तो किसी फॉर्मर स्पेशल कम्बैट डिवीजन सोल्जर के लिए एक्सपेक्टेड ही था, लेकिन अब जब वे सुपरमार्केट के अंदर हैं, तो अचानक वह आदमी जो पूरे समय उन्हें गाइड कर रहा था रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। सुपरमार्केट में कोई स्टाफ भी दिखाई नहीं देता, तो खरीदारी या चेकआउट का कोई तरीका नहीं है। वे जब ये सोच रहे होते हैं कि अब वेयरहाउस में क्या करना चाहिए, तभी कहीं और से क्लैपिंग की आवाज सुनाई देती है। वे आगे देखते हैं और वही आदमी शरारती मुस्कान के साथ बॉक्सों को थपथपाते हुए नजर आता है। फिर वह ऊंची आवाज में घोषणा करता है कि इस स्टोर की सारी चीजें पहले ही उसकी ऑर्गेनाइजेशन ने खरीद ली हैं। जिस पल से ए चान सबसे ज्यादा डर रहा था, वही सच साबित हो जाता है। उसके सामने खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। यहाँ तक कि ए चान का डॉग भी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता और जोर से भौंकने लगता है। ड्राइवर आखिरकार अपना असली रंग दिखाता है और स्वीकार करता है कि उसने सबको सिर्फ सुपरमार्केट तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया। अब जब उसका काम हो गया है, तो वह सबको बेकार ट्रैश की तरह निपटा देना चाहता है। उसके घमंडी मोनोलॉग के दौरान ए चान तुरंत ही उस आदमी की बांह पर एक टैटू देख लेता है, जो साफ साफ दिखाता है कि वह सच में ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। और वह धमकी भरे अंदाज में घोषणा करता है कि सुपरमार्केट अब ईस्ट लोटस सोसाइटी का है। उसकी धमकी खासकर उस पुराने सैनिक की ओर लक्षित होती है। जैसे ही वह अपनी जेब से वेपन निकालता है, वह चेतावनी देता है कि कोई भी मूव न करे। सोसाइटी का नाम सुनते ही ए चान का ध्यान तुरंत पकड़ा जाता है। उसे समझ आ जाता है कि इस शाखा का कोई भी हिस्सा सामान्य नहीं है। वे फॉर रनर्स की एक ग्रुप हैं जो हंटिंग प्रोजेक्ट लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह ग्रुप कैलामिटी शुरू होने से पहले भी अपने अपराध फैला रहा था। यही शायद उनके सप्लाईज इकट्ठा करने की वजह है। उन्हें आने वाले डिजास्टर का पहले से एहसास है। अब ए चांद समझ पाता है कि उसे इस आदमी के बारे में बुरा फीलिंग क्यों हुआ था। शायद उसने उसकी स्मग टोन में कुछ पहचाना था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह व्यक्ति कौन है। बेबी ए चांद उसे हराने के लिए तैयार है। इस बीच लिन और बूढ़ा आदमी जल्दी से स्थिति की गंभीरता पकड़ लेते हैं और चारों ओर मौजूद लैकीज को नोटिस करते हैं। लेकिन बूढ़ा आदमी भी तैयार है। वह तुरंत एक शवल उठाकर जनरेटर की तरफ फेंक देता है। शोवल जोर से लगती है और मशीनरी में घुसकर ऐसे जगह में अटक जाती है जो किसी भी पल बर्स्ट कर सकती थी, और संभावित एक्सप्लोजन की आवाज पूरे इलाके में गूंजने लगती है। ड्राइवर शांत खड़ा रहता है, जिसे बूढ़ा आदमी मिस नहीं करता। अगले ही पल वह आदमी स्मिर्क करता है और एक रिमोट निकालकर कार्ट को कंट्रोल कर देता है। बूढ़ा आदमी समझ जाता है कि स्थिति उसके नियंत्रण से निकल रही है।
वो ड्राइवर पर कूदता है, लेकिन आखिरी सेकंड में उसे कार्टन्स के ढेर ने पीछे की ओर फेंक दिया। अगले पल बूढ़ा आदमी खुद को एक गन की नोक के सामने पाता है। ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य ठहाका मारते हुए कहता है कि वह किसी मिलिट्री वेटरन को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। फिर वह चेतावनी देता है कि हिलना मत, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली लिन आगे बढ़कर गन हाथ में लेकर बोलती है कि वह बूढ़े आदमी से दूर हटे नहीं तो वह गोली मार देगी। वह उसे मोटिव्स पूछती है। आदमी साफ तौर पर एंटरटेन होकर सोचता है कि वह कितनी स्पेक्टेक्युलरली क्लूलेस है कि अब तक स्थिति नहीं समझी। वह हंसकर पूछता है कि क्या वह अभी भी उसे इनोसेंट समझेगी अगर उसने उसे गोली मार दी। लिन अपनी खुशमिजाज बबल में जी रही है और उत्सव सा बर्ताव करते हुए सप्लाईज शेयर करने की पेशकश करती है, जैसे वह किसी पिकनिक की मेजबानी कर रही हो। उसकी इस मासूमियत पर वह हंस पड़ता है, जो कि लगभग इम्प्रेसिव ही है। वो ऐसे बर्ताव कर रही है मानो वही यहाँ फैसले ले रही हो। फिर वह उसे याद दिलाता है कि उसने पहले उस डॉग को उसके पास क्यों छोड़ा था। बिल्कुल भी काइंडनेस से नहीं, क्योंकि जब वह पैसे लेने गया था तो ओनर पहले ही मर चुका था, इसलिए उसने सोचा था कि डॉग को भी निपटा दिया जाए। तभी लिन आ गई और उसे लगा कि देखना मजेदार होगा कि वह एक ग्रोन डॉग और एक बेबी को कैसे संभालेगी। चौंकाने वाली बात यह रही कि तब चीजें कामयाब रहीं, लेकिन अब उसके गन तैयार होने के साथ जब वह सप्लाईज शेयर करने का आइडिया रिजेक्ट कर देता है तो साफ है कि वहाँ काफी सामान नहीं है कि सबको मिल सके। अगले ही पल उसके सारे लैकीज अपनी गन्स उन पर एम कर देते हैं। बॉस गुस्से में कहता है कि लिन जैसे वीकलिंग्स को खत्म कर देना चाहिए। ये सुनते ही ए चान के अंदर पुराने मेमोरीज फ्लैश हो जाते हैं, जब वो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में था और भूख मिटाने के लिए चूहे तक खाने पर मजबूर था, तब भी उसे ऐसे ही इंसल्ट किया गया था। वो पास्ट से बाहर निकलता है जब उसका डॉग अचानक अटैकर्स पर झपटने को तैयार हो जाता है। ए चान तुरंत स्लाइम जनरेटर पर थ्रो कर देता है, जिससे पूरा एरिया ब्लैकआउट हो जाता है। एक पल में ही चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और बॉस चिल्लाकर कहता है, लाइट्स आने तक फायर मत करो। इसी दौरान बॉस अपनी गन उठाता है। एचन मौका पाकर अपनी पावर एक्टिवेट करता है और उसे पंच करने ही वाला होता है कि अचानक बूढ़ा आदमी बीच में आकर बॉस को जोरदार किक मार देता है। अचान और बूढ़ा आदमी दोनों एक दूसरे को शॉक में देखते हैं। अचान समझ जाता है कि यह बैड लक है, क्योंकि बूढ़ा आदमी मिलिट्री का हिस्सा है। अगर उसने ए चैन को देख लिया तो हो सकता है वो उसे मॉन्स्टर समझ ले और फ्यूचर में रिसर्च के लिए पकड़ ले। उधर बूढ़ा आदमी भी यही सोच रहा है कि क्या ये बच्चा सच में मॉन्स्टर है। जैसे ही वो अटैक करने की तैयारी करता है, ए चान फुर्ती से कूदकर ऊपर के रैक पर जाकर बैठ जाता है, बिल्कुल बूढ़े आदमी के ब्लाइंड स्पॉट में। बूढ़ा आदमी फ्लैशलाइट ऑन कर देता है। वो मन ही मन सोचता है कि अब पहले इस बूढ़े आदमी को ही हटाना पड़ेगा, लेकिन तभी अचानक एक लाउड आवाज होती है जो सबका ध्यान खींच लेती है। सभी ऊपर देखते हैं और पाते हैं कि एक स्लाइम पूरी ग्रुप का ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। एक ईविल मुस्कान के साथ ए चान ट्रॉली में कंफर्टेबली बैठ जाता है और अब आने वाले शो का मजा लेने के लिए रेडी हो जाता है। सबको हैरानी होती है जब वो स्लाइम अचानक बूढ़े आदमी का डॉपलगैंगर बन जाता है। वो बूढ़े आदमी पर अटैक कर देता है और देखते ही देखते हर कोई अपने ही क्लोन से लड़ने में फंस जाता है। बूढ़ा आदमी गुस्से में बड़बड़ाता है, ये नई मुसीबत कहाँ से आ गई, और अपने क्लोन से भिड़ने की तैयारी करता है। लिन की जान सूख जाती है जब वो खुद का परफेक्ट क्लोन अपने सामने खड़ा देखती है। वो डरते डरते कहती है, प्लीज और करीब मत आना। उसकी आवाज सुनकर बूढ़ा आदमी पीछे देखता है और नोटिस करता है कि ए चान ट्रॉली के पास बैठा रो रहा है। उसका क्लोन ट्रॉली में चढ़ने की कोशिश कर रहा है। बूढ़ा आदमी मान लेता है शायद उसने इसी क्लोन को पहले देखा था। असल में ये तो ए चैन की चाल थी। वो मगरमच्छ का आंसू बहा रहा था ताकि बूढ़ा आदमी उसे बचाने आए। जैसा उसने सोचा था ठीक वैसा ही होता है। बूढ़ा आदमी तुरंत क्लोन पर हमला करता है ताकि वो ए चान तक न पहुंच पाए, लेकिन वो चौंक जाता है जब देखता है कि क्लोन आसानी से दोबारा रिफॉर्म हो जाता है, क्योंकि उसका असली रूप स्लाइम है। अब उसे समझ आता है कि ब्रूट फोर्स से ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती। वो गुस्से में अपना शवल फेंक देता है और सोचता है नई स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। वो अपने आर्मरी बॉक्स को खोलता है और अंदर से गन निकालता है। उधर लिन किसी तरह अपनी क्लोन को इलेक्ट्रिक गन से मार देती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी स्लाइम क्रीचर्स की कमजोरी है। अचान भी अपनी क्लोन को लगातार हमला करके खत्म कर देता है, क्योंकि लगातार हिट्स भी स्लाइम के लिए घातक साबित होती हैं। आखिरकार बूढ़ा आदमी अपनी क्लोन को सीधी फायर पावर से उड़ा देता है, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अचानक एक और स्लाइम क्लोन लिन पर झपटता है। तभी बूढ़ा आदमी तुरंत गोली चलाता है और उसे आखिरी पल में मार गिराता है, लेकिन क्रीचर अभी भी जिंदा है। वो फिर से रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बूढ़ा आदमी निरंतर गोली चला रहा है। बूढ़ा आदमी इसे पूरी तरह नहीं मार पाया, पर उसने काफी डैमेज कर दिया है। उसी वक्त बॉस फिर से उठ खड़ा होता है और हमला करने को तैयार हो जाता है। बूढ़ा आदमी अभी भी स्लाइम से लड़ते हुए व्यस्त है। एचन चुपचाप गुस्सा करता है, क्योंकि वह अपनी पावर्स ओपनली नहीं चला सकता। अचानक बॉस उसे पकड़ लेता है और हॉस्टेज बना लेता है और सबको कहता है कि हथियार नीचे डालो। बॉस को नहीं पता कि उसने ए चान के लिए स्थिति को आसान कर दिया है। अचान चुपके से अपनी स्लाइम पावर एक्टिवेट करता है और एक लैकी को कंट्रोल कर लेता है। वह लैकी ग्रेनेड निकालता है और अगले पल एक जोरदार धमाका होता है। धमाके से सारा इलाका हिल जाता है। इस गड़बड़ी में ए चान अपनी टेल से एक फर्स्ट ग्रेड क्रिस्टल कोर जल्दी से उठा लेता है
बॉस बुरी तरह जख्मी होकर दूसरे कमरे में भागता है और दरवाजा जोर से बंद कर देता है। कमरे के अंदर और भी गुंडे खड़े थे। बॉस बोला, अब निकलने का टाइम आ गया है। उसने सबको कार रेडी करने का ऑर्डर दिया। गुंडे तुरंत उसकी बात मानकर काम करने लगते हैं। तभी ए चान की नजर उस आदमी की गर्दन पर बने एक टैटू पर पड़ी। उस टैटू में उसका नाम लिखा था। आचान सब समझ गया, ये आदमी कोई और नहीं बल्कि असली बॉस लाई है। यही वो शख्स है जिसने पिछली लाइफ में ए चान की जिंदगी को नर्क बना दिया था। उस वक्त लाई हमेशा मास्क पहनता था, इसलिए ए चान उसका चेहरा कभी नहीं देख पाया। सोच भी नहीं सकता था कि आज वह उसका असली चेहरा देखेगा, वो भी एक बच्चे के रूप में। अचान की गुस्से भरी नजर इतनी स्ट्रांग थी कि लाई ने उसे महसूस कर लिया और चिढ़कर डांट दिया। अचानक कमरे में लाल धुंध फैलने लगी। इसे क्रिम्सन डस्ट कहते हैं। ये बहुत डेंजरस होता है। इससे इंसान या तो मर जाते हैं या मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। कुछ ही पल में लाई के कई गुंडे डरावने मॉन्स्टर में बदल गए और अटैक करने लगे। लाई हमेशा की तरह क्रूर निकला। उसने ए चान को मॉन्स्टर का चारा बनाने का डिसीजन लिया। वो बिना सोचे समझे ए चान को मॉन्स्टर्स के बीच फेंक देता है और खुद भाग जाता है। अचान सब समझ गया, लेकिन इस बार वो अपनी असली पावर दिखाने के लिए तैयार था, चाहे कोई देख ही क्यों ना ले। वो अपनी पॉकेट से क्रिस्टल कोर निकालता है और एक्टिवेट कर देता है। अगले ही पल वो एक फुल ग्रो फाइटर में बदल जाता है, बैटल के लिए पूरी तरह तैयार। एक खतरनाक मॉन्स्टर उस पर चार्ज करता है, लेकिन ए चान के टेंटेकल्स तुरंत अटैक को रोक देते हैं। क्रिस्टल कोर के साथ फ्यूज होने के बाद उसकी पावर एक नए लेवल पर पहुंच गई थी। अब मॉन्स्टर्स उसे नॉर्मल इंसान की तरह नहीं लग रहे थे। तभी एक और मॉन्स्टर अपनी आंखों से लेजर स्ट्राइक करता है। अचान बिना हिचकिचाए बीम के बीच से गुजरता है और सीधा मॉन्स्टर के शरीर को चीर देता है। वो लगभग मजाकिया तरीके से महसूस करता है कि अब वो अपने शरीर को कितनी आसानी से कंट्रोल कर पा रहा है। उसके टेंटेकल्स इतनी डेडली ग्रेस के साथ मूव कर रहे थे कि मॉन्स्टर्स सब्जियों की तरह कट रहे थे। उधर ला ये सब देखकर डर और कंफ्यूजन में जम जाता है। वो समझ ही नहीं पाता कि ये कौन है, क्योंकि उसने ए चान का बच्चा से फाइटर में ट्रांसफॉर्मेशन मिस कर दिया था। लाई के चेहरे की फीकी रंगत देखकर ए चान सब समझ गया। वो जानता था कि लाई उसे पहचान नहीं पाया है और ये उसे और ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा था। अचन धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। अब कोई हिचकिचाहट नहीं थी। वो पल आखिरकार आ गया था जिसका वो लंबे समय से इंतजार कर रहा था। लाई डरा हुआ था, लेकिन उसने तुरंत खुद को डिफेंड करने की तैयारी कर ली। उसने गन निकाली और ए चान पर फायर कर दिया, लेकिन ए चान बुलेट से भी तेज था। ये बॉडी उसकी ओरिजिनल बॉडी नहीं थी, लेकिन बच्चे के शरीर से ये कहीं ज्यादा फास्ट और एगाइल थी। अचान पलक झपकते ही लाई के बिल्कुल करीब पहुंच गया। लाई को यकीन हो गया कि सामने वाला कोई मॉन्स्टर है, लेकिन ए चान ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। एक ही मूवमेंट में ए चान ने लाई को पकड़कर पूरे कमरे के आर पार फेंक दिया और उसे कोने में जोर से पटका। लाई खून खांसते हुए कुछ बड़बड़ाता है, किसी कहानी के बारे में जो उसने कभी किसी से सुनी थी, और अब जाकर उसे सच्चाई का एहसास हो रहा था। अचानक एक पल के लिए सोच में पड़ गया कि वो आदमी कौन हो सकता है, लेकिन उसके पास इस बारे में सोचने का टाइम नहीं था। अचानक लाई अपनी पॉकेट से एक सीरिंज निकालता है और खुद को एक अजीब सी ड्रग इंजेक्ट कर देता है। कुछ ही सेकंड्स में उसका शरीर डरावने तरीके से बदलने लगता है। उसकी स्किन फटने लगती है, हड्डियां मुड़ती हैं और वो एक भयानक मॉन्स्टर में बदल जाता है। ये देखकर ए चान तुरंत समझ जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन का पुराना एक्सपेरिमेंट है, यानी ग्रेट कैटलिस्ट से बहुत पहले ही वो लोग इस ड्रग पर काम कर रहे थे। एक ऐसा फॉर्मूला जो इंसान को मॉन्स्टर में बदल सकता है, लेकिन उसकी सैनिटी छीनता नहीं। मॉन्स्टर पूरी तरह तैयार होते ही ए चान के ऊपर झपटता है। ए चान किसी तरह उसका पहला अटैक ब्लॉक कर पाता है और तुरंत अपने टेंटेकल्स से काउंटर करता है, लेकिन उस एक ही क्लैश से उसे समझ आ गया कि ये कोई नॉर्मल दुश्मन नहीं है। मॉन्स्टर लगातार हमला करता जाता है। उसके सिल्वर टेंटेकल्स हवा को चीरते हुए ए चान पर वार करते हैं। ए चान बड़ी मुश्किल से उन अटैक्स को डॉज करता है। उसकी मूवमेंट्स देखकर ए चान का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसे एहसास होता है कि ये क्रिएचर खास तौर पर उसे फंसाने के लिए ही बनाया गया था। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो इस मॉन्स्टर को पहचान जाता है। यही वही दानव है जिसने उसकी पिछली जिंदगी में उसे मारा था, लेकिन इस बार सब कुछ अलग है। अब वो वही कमजोर इंसान नहीं रहा। अब वो दोबारा उसी जानवर के हाथों मरने वाला नहीं है। नई दृढ़ता और गुस्से के साथ ए चान हर अटैक को शार्प फोकस के साथ डॉज करता है। फिर अचानक एक जोरदार धमाका मॉन्स्टर के पीछे होता है। सारा एरिया धूल और धुएं से भर जाता है। जैसे ही धुआं छंटता है, अचान देखता है कि बूढ़ा मिलिट्री मैन अपनी गन में बुलेट्स लोड कर रहा है। ये वही बुलेट्स हैं जो उसने ईस्ट लोटस सोसाइटी से चुराए थे। ए चान को ये काफी फनी लगता है कि बैड गाइज के हथियार अब गुड काम के लिए यूज हो रहे हैं। इधर ए चान अचानक हुई इस बैटल की शिफ्ट को समझने की कोशिश करता है। बूढ़ा आदमी अब अपनी गन सीधे उस जायंट आई मॉन्स्टर पर तान रहा है, जो असल में लाई है, लेकिन अभी भी मॉन्स्टर फॉर्म में छुपा हुआ है। अचान ये देखकर हंस देता है। गेम बदल रहा है और इस बार बाजी उसके हाथ में है। इसी बीच लाई की यादें सामने आने लगती हैं। वो टाइम याद आता है जब उसने पहली बार ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया था। उसके सामने एक औरत आई थी जो रिप्रेजेंट कर रही थी ऑर्गेनाइजेशन को। उस औरत ने उसे बोला था कि दुनिया में जल्दी ही एक कैटास्ट्रोफी आने वाली है। उसने कहा कि अगर जिंदा रहना है तो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना ही पड़ेगा।
फिर उसने लई को एक ड्रग दी और बोली, ये तुम्हें तुम्हारा रियल नेचर दिखा देगी। उस वक्त लई को भरोसा नहीं हुआ था। उसे लगता था कि वो पहले ही अपने नेचर को जानता है। लेकिन जब उसने इंजेक्शन लिया और मॉन्स्टर फॉर्म में जागा, तब उसे यकीन हो गया कि वो औरत सच बोल रही थी, क्योंकि वो जन्म से ही ऐसा इंसान था जो दूसरों की वीकनेस का फायदा उठाकर जिंदा रहता था। एग्जाम्पल के लिए, जब वो छोटा था तब उसने एक मोटी औरत से बोला कि उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा है। औरत पहले ही अपने फिगर को लेकर इनसिक्योर थी, तो गुस्से से भर गई। लय ने और आग लगाई, बोला कि उसने खुद सुना है उसका हस्बैंड उसे अगली स्लीपिंग पिगी कह रहा था। ये सुनते ही औरत अपने हस्बैंड पर टूट पड़ी। हस्बैंड जब थप्पड़ खाता है तो गुस्से में आकर उसे डिवोर्स दे देता है। पति के जाने के बाद वो औरत अपनी अगलीनेस के बोझ से टूटकर बिखर गई। यही था लाई का असली नेचर, दूसरों की जिंदगी तोड़कर खुद को स्ट्रांग बनाना। और जैसे कोई गार्डियन एंजल, वैसे ही लाई उसे अपने जाल में फंसा लेता है। वह उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसे ऐसे लोगों से मिलवाएगा जो कभी उसे बुली नहीं करेंगे। यही उसका असली ट्रिक है, पहले लोगों का ट्रस्ट जीतना और फिर बाद में उन्हें धोखा देना। उसकी यही स्कैमिंग नेचर ने उसे एक कॉन आर्टिस्ट बना दिया है, एक मॉन्स्टर जो इंसान की स्किन में छुपा हुआ है। इसीलिए अब वो पैदा हुआ है एक लेवल 4 मॉन्स्टर के रूप में, ट्रिकस्टर लाई। अब तक जो मॉन्स्टर लड़का देख रहा था वो बस हेलुसिनेशंस थे। वो वही मॉन्स्टर देखता है जिसने उसकी पिछली जिंदगी में उसे मार दिया था, और लाई की ट्रिकरी से वो डर के मारे कांप उठता है। इसी बीच लाई ये सोचता है कि बेकार में एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए और सही मौके का इंतजार करता है ताकि आखिर में जीत सके। तभी अचानक एक बुलेट आकर उसे लगती है और वो चौंक जाता है ये देखकर कि बूढ़ा आदमी फिर से लड़ने के लिए तैयार खड़ा है। लाई गुस्से से भर जाता है कि ये बूढ़ा अभी तक जिंदा है और तुरंत उस पर हमला करता है। लेकिन बूढ़ा आदमी छिपा रहता है, बिना दिखे लगातार हमला करता है। लाई फिर से वार करता है, मगर उसका वार कई धमाकों से टकरा जाता है। इतनी जोरदार टक्कर होती है कि स्मोक और डस्ट चारों ओर फैल जाती है और उसे साफ दिखाई नहीं देता। इस मौके का फायदा उठाकर ए चान उसके ब्लाइंड स्पॉट से पीछे से आ जाता है। जैसे ही ए चान हमला करता है, लाई गाली बकते हुए चिल्लाता है, गुस्से में कि कैसे वो इतनी जल्दी हेलुसिनेशन से बाहर निकल आया। अचान आगे बढ़ता है और साफ कहता है कि लाई एक लेवल 4 कॉनमैन से ज्यादा कुछ नहीं और वो कभी खास नहीं बन सकता। इतना कहकर वो अपने टेंटिकल्स से उस पर वार करता है, जिससे लाई फिर से गाली बकता है उन टेंटिकल्स को। अगले ही पल लाई कोशिश करता है इल्यूजन बनाने की, लेकिन इस बार उसकी ट्रिक काम नहीं करती। वो बुरी तरह फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अचान को याद आता है जब अपनी पिछली जिंदगी में हेलुसिनेशन की वजह से उसने मौत का स्वाद चखा था, लेकिन इस बार वो ली का चुपचाप शुक्रिया करता है और अपनी पूरी ताकत बाहर निकाल देता है। अब लाई डर जाता है क्योंकि ए चान बिजली जैसी स्पीड से उसकी तरफ दौड़ता है। हमला झेलने के बाद लाई बुरी तरह खून बहा रहा है। अचान फिर भी शांत होकर पूछता है, हो गया? लेकिन अंदर से उसे पता है कि ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि सिर्फ 2 घंटे बाद क्रिम्सन डस्ट की अगली वेव आएगी और वो वेव इंसानियत ने पहले कभी फेस नहीं की होगी। अचान जैसे ही लाई को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लाई उसे रोकने की कोशिश करता है। अचान ठंडी आवाज में कहता है, मुझे तेरे लास्ट वर्ड सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आज तुझे खत्म करना ही होगा। उधर ओल्ड मैन भी ये पूरा सीन गौर से देख रहा होता है। अचान समझ चुका है कि लाई कोई मामूली दुश्मन नहीं है। इतने जख्म खाने के बाद भी लड़ने के लिए तैयार खड़ा है, तो सबसे सही रास्ता है सीधा उसकी गर्दन पर वार करना। लेकिन जैसे ही एचान स्ट्राइक करने वाला होता है, अचानक वो एक इल्यूजन में फंस जाता है। उसकी माँ सामने आ जाती है, आंसू बहाते हुए कहती है, क्या तू मुझे भी मार डालेगा? अचान एक पल के लिए हिचकिचा जाता है और वही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। अगले ही पल उस पर जबरदस्त एक्सप्लोजन्स की बरसात हो जाती है। उस ओपनिंग का फायदा उठाकर लाई तुरंत हमला करता है। अचान किसी तरह बच तो जाता है, लेकिन अब साफ हिल चुका होता है। लाई हंसते हुए कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, तू मुझे मार नहीं पाएगा। मैं अब तेरे दिमाग को साफ पढ़ सकता हूँ, तेरे हर मूव की मुझे खबर है। अचान के मन में आता है कि शायद उसे अब लाई को ओल्ड मैन के हवाले छोड़ देना चाहिए, और जैसे ही ये सोच उसके दिमाग में आती है, लाई गोली से बचकर ओल्ड मैन का मजाक उड़ाता है। क्या यही तेरी प्लान है? ऐसे ही खड़े रहोगे जैसे हमेशा खड़े रहते हो? अचान गुस्से में बड़बड़ाता है। उसे अब एहसास होता है कि नॉर्मल वेपन्स लेवल 4 मॉन्स्टर पर काम ही नहीं करते। लाई अब ओवर कॉन्फिडेंट हो चुका है। वो हंसकर कहता है, मैं कोई साधारण इंसान नहीं, मैं एक डिवाइन बीइंग हूँ। ये कहकर वो ओल्ड मैन के छिपे ठिकाने की ओर बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचता है, बूम! ओल्ड मैन द्वारा लगाया गया ग्रेनेड फट जाता है। लाई बुरी तरह घायल होकर चीख उठता है। ये देखकर एचान मन ही मन ओल्ड मैन की शार्प इंस्टिंक्ट्स की तारीफ करता है। फिर सोचता है, लेकिन ओल्ड मैन कहाँ चला गया? जैसे ही लाई संभलने लगता है, अचानक ओल्ड मैन उसके पीछे प्रकट होता है और वार करने ही वाला होता है, लेकिन लाई आखिरी पल में डॉज कर लेता है। वो काउंटर अटैक करने की तैयारी करता है। तभी एचान उसका नाम लेकर उसे डिस्ट्रैक्ट करता है। अचानक हुई इस इंटरप्शन से लाई चौंक जाता है। एचान एक शातिर मुस्कान के साथ कहता है कि क्या तू तेरा फ्यूचर जानना चाहेगा? लेकिन ठीक उसी पल ओल्ड मैन गोली चला देता है। गोली लगते ही लाई के दिमाग में एक अजीब विजन भर जाता है। वो खुद को देखता है कि वो हमेशा वीकलिंग से निपट रहा है, ऐसे लोगों से जिन्हें वो तुच्छ समझता है। लेकिन इस विजन में वो हमेशा हारता है।
हमेशा लूजर की तरह गिरा पड़ा रहता है। अचान ठंडी आवाज में कहता है, यही तेरी फेट है। ये सुनकर लाई बुरी तरह तिलमिला जाता है। वो सिर पकड़कर चिल्लाता है कि ये झूठ है। अगले ही पल एक और विजन उसे दिखता है। वो दूसरों के सामने झुका हुआ है, पूरी तरह पैथेटिक हालत में। लाई से मानने से इनकार करता है। गुस्से में वो पागलों की तरह वार करने लगता है, लेकिन अंत में खुद को ही घायल कर बैठता है। सबके सामने एक ऐसा दृश्य बनता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। लाई ने खुद ही अपना सिर काट दिया। अचन ये देख मुस्कुरा देता है। आखिरकार उसने सबसे बड़े कॉन मैन को भी बेवकूफ बना दिया। जैसे ही लई का सिर शरीर से अलग होकर उड़ता है, उसकी आखिरी झलक एचान की यादों पर पड़ती है। उसकी आंखें दहशत से फैल जाती हैं, क्योंकि वो असली मॉन्स्टर को देख लेता है। सिर जमीन पर गिरते ही लाई चीख उठता है, मेरे दिमाग से बाहर निकल, यही है उस बेबी के बारे में वार्निंग का मतलब। ओल्ड मैन का ध्यान तुरंत एचान की तरफ जाता है। लाई दर्द से कराहते हुए बोलता है, वो है एग ऑफ कैलामिटी। ये सुनकर एचान और ओल्ड मैन दोनों सन्न रह जाते हैं। लाई आखिरी सांस लेते हुए चिल्लाता है, इस रेवोल्यूशन की शुरुआत करके तूने अपनी नॉर्मल जिंदगी हमेशा के लिए खो दी है। अब से ऑर्गेनाइजेशन तेरा शिकार करेगी, चाहे कुछ भी हो। लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ बता सके, बूम, एक और गोली चलती है। लाई का सिर पूरी तरह से चुप हो जाता है। की और बूढ़ा आदमी तुरंत उस डायरेक्शन की तरफ मुड़ते हैं जहां से आवाज आई थी। एक नया शख्स अपनी जीप से उतरता है और बहुत कामली बोलता है, अगर तुमने अपने एनिमी को टाइम पर नहीं मारा तो एक दिन वो तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी बन जाएगा। जैसे ही के को एहसास होता है कि वो आदमी मिलिट्री से है, वो तुरंत अलर्ट हो जाता है। वो न्यूकमर बूढ़े आदमी को टीचर कहकर बुलाता है और उसी लेसन का क्रेडिट उसे देता है। उसका नाम कैप्टन लायन है, लेकिन लोग उसे स्नो वुल्फ के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट और टीचर एक दूसरे से कुछ कह पाते उससे पहले ही एक मॉन्स्टर पीछे से लायन पर हमला करने आता है। लायन बिना हिले डुले, बिना पलक झपकाए उसे मार देता है। हमारा लड़का, जो बॉक्स के पीछे से ये सब देख रहा होता है, हैरान रह जाता है। उसी वक्त बूढ़ा आदमी कहता है कि उसने लायन को यहाँ जानबूझकर बुलाया है, क्योंकि वो अब घर जाकर अपने ग्रैंड चाइल्ड की देखभाल करना चाहता है। लायन अपना फोन निकालते हुए कहता है, टीचर, हेडक्वार्टर्स में इमरजेंसी है, प्लीज वापस चलिए। वो अपनी ग्रैंड डॉटर की फोटो दिखाता है, जो बिल्कुल सेफ है। वो उसे याद दिलाता है कि मिलिट्री को अब अपने कमांडर की जरूरत है। ये सुनकर के को तुरंत एहसास होता है, ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि मिलिट्री का टॉप कमांडर है। फिर लायन पूछता है, सर, क्या आप अपनी ग्रैंड डॉटर की सेफ्टी कंफर्म करना चाहते हैं? ओल्ड मैन मान जाता है कि वह उसके साथ जाएगा। इस बीच एचन डर के मारे नहीं जानता क्या करे। जैसे ही वह मूव करता है, सबका ध्यान उस पर चला जाता है। कुछ ही पल में लायन उसके पास आ जाता है, गन उठाए हुए। लकीली एचन पहले ही अपने बेबी फॉर्म में बदल चुका है। लायन शक करता है और पूछता है कि क्या वही मॉन्स्टर है जिसे उसने थोड़ी देर पहले देखा था। एचन डर के मारे सोचता है कि क्या लायन उसे मार देगा, लेकिन ओल्ड मैन बीच में आता है और अपने स्टूडेंट को बताता है कि वही है जिसने एचन को वहां रखा। ओल्ड मैन उसे अपनी बाहों में उठाते हुए कहता है कि प्रिटेंड करना जारी रख। तुरंत एचन सच में बेबी की तरह रोने लगता है। लायन कमेंट्स करता है कि बेबी के साथ वह कितनी अच्छी तरह मेल खाता है। तभी एचन को लायन से एक स्ट्रेंज ऑरा महसूस होता है। वो ध्यान से देखता है और सोचता है कि क्या उसने उसे ऑर्गेनाइजेशन में पहले देखा है। फिर एचन को नर्सरी में अन्य बेबीज के साथ रखा जाता है। जब नर्स उसे क्रिब में रखती है, लायन उसे वापस जाने के लिए कहता है और वह बिना सवाल किए मान जाती है। एचन प्रिटेंड करते हुए सोचता है कि ओल्ड मैन कहाँ गया होगा और वह किस जगह पर है। तभी एक बच्चा रोना शुरू करता है, जिससे लायन का ध्यान उस पर जाता है। शुरुआत में वह बच्चे की एनर्जी पर स्मूथली कमेंट करता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन फिर उसकी टोन बदल जाती है और वह अपनी स्किल से बच्चे को सुला देता है। इसी बीच एचन हॉरर में सब देख रहा है। उसकी आंखें वाइड हैं। मुझे अपने घर जाना है। वो याद करता है कि लायन ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, कोड नेम टैंक। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके पास रेयर और फॉर्मिडेबल एबिलिटी है, जिसमें वह किसी भी इंसान के शरीर में ब्लड को मैनिपुलेट और एक्सप्लोड कर सकता है। एचन जानता है कि लायन ने अपनी स्किल बेबी पर यूज की है, जिससे बेबी अनकॉन्शियस हो जाता है, नेचुरल स्लीप के बजाय। लायन कोई ऐसा इंसान है जिससे एचन को बहुत सावधान रहना होगा, खासकर उसके पहले वाले अटैक के बाद। अब लायन धीरे धीरे हमारे बेबी की तरफ बढ़ रहा है। इस बीच एचन अपने एबिलिटीज के बारे में सोचता है, जो उसने बहुत जल्दी अवेकन कर लिए हैं, जबकि ऑर्गेनाइजेशन तो अभी शुरू ही हुई है। वो सोचता है क्या वो उन चुने हुए लोगों में से हैं जो एंड टाइम्स से पहले अपनी पावर जागृत कर सके। उसी वक्त लायन उसे इंस्पेक्ट करने का फैसला करता है और कहता है, शांत रहो। अचन पूरा टाइम अपनी सांस रोकर रखता है। जैसे ही लायन दूर होता है, अचन राहत की सांस लेता है। जाते जाते लायन मुस्कुराता है और कहता है, काफी मजेदार है। उसके जाने के बाद एचन चारों तरफ नजर घुमाता है, ये कंफर्म करने के लिए कि वो सच में चला गया है। फिर वह तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है। उसे लाई याद आता है, वो कौन आर्टिस्ट जो लोगों के दिमाग से खेलता था। अचान के पास लेजेंडरी एब्जॉर्प्शन जैसी एबिलिटी है, जो उसके दिमाग में एक बैरियर बनाती है ताकि कोई उसके थॉट्स को कंट्रोल न कर सके। अब लायन से बचने के लिए वह अपने ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है, उसे थोड़ा स्लो कर देता है और फेक ब्लड को अब्जॉर्ब होने देता है। उसके बाद वह बाकी बच्चों की तरफ देखता है और सोचता है, क्या ये सब भी कैलामिटी एग्स हैं?
यह शब्द उसके लिए नया नहीं है, उसने इसे अपनी पिछली जिंदगी में भी सुना था, लेकिन तब उसका स्टेटस इतना बड़ा नहीं था कि वो ऐसी जानकारी तक पहुंच सके। फिर भी उसे लगता है कि लायन को इसके बारे में कुछ पता है। वो मिलिट्री के हालात पर सोचता है जो उसकी पिछली जिंदगी में ऑर्गेनाइजेशन ने खत्म कर दी थी। उसके मन में ओल्ड मैन की याद आती है जिसे लायन पर भरोसा नहीं था, क्योंकि वो खुद अपनी ग्रैंड डॉटर को चेक करने जाना चाहता था। वो ये भी सोचता है कि लायन ने उस पर जो इंस्पेक्शन किया उसका असली मतलब क्या था। बहुत सारे थॉट्स उसके दिमाग में घूम रहे हैं। फिर अचानक उसे अपनी माँ और अपने डॉग की याद आती है, लेकिन वो तुरंत अपने सिर को हिलाता है। अभी ये सोचने का वक्त नहीं है, उसे सिर्फ एक चीज पर फोकस करना है, एस्केप प्लान। वह अपने एबिलिटी से डोर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो काम नहीं करता। उसे याद आता है वो क्रिस्टल कोर जिससे उसने डार्क शैडो नाम की एबिलिटी फ्यूज की थी, लेकिन फ्यूजन के बाद वो अपनी कई पावर्स यूज नहीं कर पा रहा है। फिलहाल वो सिर्फ 2 एबिलिटीज यूज कर सकता है, डार्क शैडो और एब्जॉर्प्शन बैरियर। एब्जॉर्प्शन बैरियर उसे मेंटल अटैक से बचाता है, लेकिन डार्क शैडो बहुत पावरफुल और रिस्की है जो इस वक्त यूज करना सेफ नहीं है। इसलिए वह डिसाइड करता है कि अभी वो अपने पावर्स को यूज नहीं करेगा, पहले अपने आसपास के लोगों के इंटेंशंस को समझेगा, फिर सही वक्त आने पर एक्शन लेगा। अब तक सिर्फ बेबी बनने का नाटक करना उसके लिए काम कर रहा था। अचानक उसने देखा कि एक और क्रिब से कुछ निकल रहा है। वो नीचे देखता है और एक और बच्चा नजर आता है जिसकी लेग्स धीरे धीरे ट्री ब्रांचेस में बदल रही हैं। तो ये बच्चा भी उसके जैसा कंपैटिबल होना चाहिए। फिर उसने देखा कि कई और बेबीज हैं जिनकी अलग अलग एबिलिटीज हैं। उसे याद आता है कि अपनी पास्ट लाइफ में ये बेबीज हमेशा लॉक्ड रहते थे। अब उसे समझ में आता है कि ये सभी बेबीज उसी तरह की जगह पर रखे गए हैं जहां वो अभी है। अचानक एक ट्री वाइन ने उसे पकड़ लिया। जब उसने खुद को फ्री करने की कोशिश की, वो असफल रहा। वो एक पल सोचता है कि क्या उसे अपनी एबिलिटीज अभी इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं, लेकिन उसकी सोच में एक इंटरप्शन आती है जब एक और लड़का उसे फ्री करने में मदद करता है। पता चलता है कि ये एक छोटा लड़का है जो कहता है कि बस प्रिटेंड करो कि सो रहे हो। के हैरान रह जाता है यह देखकर कि लड़का सिर्फ 5 साल का है और पहले ही अपनी एबिलिटीज में माहिर है। अचानक वह धीरे से शाप देता है क्योंकि उसने पीछे से आवाज सुनी। लड़का तुरंत भाग जाता है और नजरों से गायब हो जाता है। के मुड़कर देखता है कि नर्सेज रूम में इंस्पेक्शन के लिए आ रही हैं और जल्दी से वह फ्लोर पर सोने का नाटक करता है। हेड नर्स सबको निर्देश देती है कि सभी बेबीज को इकट्ठा करें। एक नर्स उसे वहीं पड़ा देखती है और उसे भी उठाकर ले जाती है। जैसे ही ये सब होता है, के सोचता है कि असल में यहाँ क्या हो रहा है और उसका क्या प्लान है। कुछ देर बाद नर्सेस सभी बेबीज को फ्लोर पर रखती हैं। वो हल्का सा अपनी आंखें खोलता है और चारों ओर सिर्फ डार्कनेस देखता है। एक चिलिंग थॉट उसके दिमाग में आता है, क्या उन्हें फाइट टू द डेथ के लिए बनाया जाएगा? ये सरप्राइजिंग नहीं होगा क्योंकि ये ट्रेंड पास्ट लाइफ में भी ऑर्गेनाइजेशन में था। वो आसपास किसी ऑर्गेनाइजेशन मेंबर की प्रेजेंस भी महसूस करता है। धीरे धीरे वो क्रॉल करना शुरू करता है जैसे ही बाकी बेबीज भी उठते हैं। जब वो ऊपर देखता है तो उसे लायन अपर फ्लोर पर दिखता है। इससे पहले कि वह और कुछ प्रोसेस करे, उसने देखा कि एक मॉन्स्टर एक बेबी की तरफ मूव कर रहा है। पहले उसने गेस किया कि ये बेबीज मॉन्स्टर के प्रे होने वाले हैं क्योंकि उसे याद है कि पास्ट लाइफ में कोई बेबीज नहीं थे। फिर उसने देखा कि मॉन्स्टर चेन से रिस्ट्रेंड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब वे सेफ हैं। वो गेस करता है कि रिस्ट्रेंट्स केवल टेम्पररी हैं और मॉन्स्टर शायद बाद में अनलीश होगा। हर तरफ मौजूद बच्चे डर के मारे चुप हैं। वो छोटा लड़का, वही जो पहले उसकी मदद कर चुका था, आगे बढ़ता है और रोते हुए बेबी को मॉन्स्टर के पास से उठाकर दूर रख देता है। इधर उधर देखते हुए ए-चान अब ये कंक्लूड करता है कि उन्हें यहाँ इकट्ठा किया गया है सिर्फ एक वजह से, बलपूर्वक अपनी क्षमताओं को जागृत करना। ये सब ऑर्गेनाइजेशन की प्लान का हिस्सा है जिसे कहा जाता है द हंटिंग डॉग प्लान। लय के बाद ये प्रोजेक्ट अब लायन के हाथों में है। उसी वक्त लायन अपने काम चेहरे के साथ बोलता है, टीचर के सामने तो मैं बस एक्टिंग कर रहा था, अब असली टेस्ट शुरू होगा। वो मुस्कुराते हुए सबको देखता है और कहता है, प्लीज मुझे डिसअपॉइंट मत करना, और एक बटन दबाता है। साथ ही मॉन्स्टर के रिस्ट्रेंट्स टूट जाते हैं और वो पागलपन से ए-चान की तरफ दौड़ पड़ता है। अचान किसी तरह डॉज कर लेता है, लेकिन उसका कान जख्मी हो जाता है। वो मॉन्स्टर को गौर से देखता है। लगता है ये सेकंड ग्रेड क्रीचर है। वो जानता है कि वो इसे हरा सकता है, लेकिन बाकी बच्चों के लिए उतना श्योर नहीं है। इधर एक टॉडलर डर के मारे रोने लगता है और मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी उसके बगल की एक लड़की डर के झटके से अपनी ट्री ब्रांच एबिलिटी एक्टिवेट कर देती है। कई वाइन निकलकर मॉन्स्टर को जकड़ लेते हैं। अचान मुस्कुराकर उसे थम्स अप देता है, उम्मीद करता है कि वो उसे रोक पाएगी। उसी वक्त लायन भी उसकी एबिलिटी नोटिस करता है और कहता है, नॉट बैड, वाइन टाइप एबिलिटी है, पहले ग्रेड में होते हुए भी काफी इंप्रेसिव है। उसकी नजर अब हमारे लड़के पर जाती है जिसने अभी तक कोई एबिलिटी नहीं दिखाई। फिर भी वो यकीन से मानता है कि ए-चान भी एक एबिलिटी यूजर है। उसके दिमाग में साफ है, जब एक्सट्रीम कंडीशन आएगी तब ए-चान की शक्ति अपने आप जाग जाएगी। इतना सोचते ही मॉन्स्टर वाइन्स से खुद को छुड़ा लेता है और अपनी पूरी ताकत अनलीश करने की तैयारी करता है। अचान की आंखें फैल जाती हैं। हालात अब बहुत खतरनाक हो चुके हैं। आसपास का मंजर देखते हुए ए-चान को यकीन हो जाता है कि हाका की पावर सेकंड रैंक की है और वो एक थर्ड रैंक लेवल के पागल मॉन्स्टर से नहीं जीत सकती। कोई और रास्ता न देखकर वो खुद आगे बढ़ने का फैसला करता है।
वो स्पाइकी ब्रांच को कसकर पकड़ता है, जिससे उसका हाथ लहूलुहान हो जाता है, लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं। अगले ही पल वो छोटा सा सुपर बेबी अपने टाइनी बॉडी के साथ मॉन्स्टर की तरफ छलांग लगाता है। पास पहुंचते ही वो अपनी स्किल एक्टिवेट करता है, डिवाइन बैरियर। मॉन्स्टर तेजी से सिर हिलाने लगता है, जैसे कोई अदृश्य फोर्स उसे रोक रही हो। वो तुरंत वाइन्स के पीछे छुप जाता है और मौके का फायदा उठाते हुए मॉन्स्टर की ठोड़ी पर एक जोरदार किक मारता है। अचानक मॉन्स्टर अपने पैरों से फिसल जाता है रेत पर। अचन हैरान हो जाता है, ये सैंड यहाँ आई कहाँ से? लेकिन वो जानता है ये अभी उसके हक में काम कर गया। वो स्पाइकी ब्रांच पर लेटकर खुद को शांत करता है, सोचता है कि शायद मॉन्स्टर ने उसे नोटिस नहीं किया, लेकिन वो गलत होता है। मॉन्स्टर क्लिफ से नीचे गिरता है, लेकिन जाते जाते अपनी पूंछ एचन के चारों ओर लपेट लेता है। दोनों नीचे गिरते हैं, तभी एक अजीब टेंटिकल हवा में से निकलकर एचन को पकड़ लेता है और मॉन्स्टर की टेल को काटकर उसे बचा लेता है। अचान ऊपर देखता है, उसकी नजर एक बड़े रोबोट पर जाती है। वो टेंटिकल उसी रोबोट से जुड़ा हुआ है और वो उसे धीरे से क्लिफ पर वापस रख देता है। अचान ध्यान से उस रोबोट को देखने लगता है। उसे एहसास होता है कि यह हंटिंग डॉग प्रोजेक्ट का सिक्योरिटी रोबोट है। इसी बीच कहीं दूर से कोई उसे ऑब्जर्व कर रहा होता है। टैंक। वो मुस्कुराकर स्क्रीन पर देखता है। पीछे से एक सैनिक मिलिट्री यूनिफॉर्म में आकर रिपोर्ट करता है, सर, सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। टैंक हल्के से सिर हिलाता है और पूछता है, और हंटिंग डॉग प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन शुरू हुआ क्या? टैंक, जो क्लियरली इस पूरे ऑपरेशन का बॉस है, स्क्रीन को देखते हुए मुस्कुराता है। हॉट को वापस लाना वाकई एक स्मार्ट डिसीजन था। उसका प्लान परफेक्टली मैच करता है हंटिंग डॉग प्रोजेक्ट के साथ। वो फिर से मॉनिटर की तरफ नजर डालता है, जहां बेबी एचान कैमरे में दिख रहा है, छोटे मुंह से बोलता हुआ, गुगु गगा। टैंक हल्के से हंस देता है। क्या ये बच्चा सच में सोचता है कि ये सब कोई खेल है? उधर हमारा बेबी प्रोटैगनिस्ट फूट फूट कर रो रहा है। उसके मन में सवाल उठता है, क्या सर्वाइव करने का यही एक रास्ता है? इस ऑर्गेनाइजेशन की आज्ञा मानना? फिर उसके दिमाग में एक और ख्याल आता है, आखिर मैं कब तक उनका लैपडॉग बनकर रहूंगा? वो क्लिफ के किनारे जाकर नीचे झांकता है। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराती है और वो सोचता है शायद मर जाना बेहतर है, उस जिंदगी को फिर से जीने से जो आखिर में बिट्रियल से खत्म हुई थी। इतना सोचकर वो बिना हिचकिचाए क्लिफ से छलांग लगा देता है, लेकिन पीछे से सिक्योरिटी रोबोट फिर सक्रिय हो जाता है। अपने टेंटेकल आर्म से उड़ता हुआ नीचे पहुंचता है। दुर्भाग्य से मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है। वो रोबोट को पकड़ लेता है और दोनों के बीच एक भयानक फाइट शुरू हो जाती है। इसी बीच कंट्रोल रूम में अलार्म बज उठता है। एक सैनिक जल्दी से रिपोर्ट देता है, सर, सिक्योरिटी रोबोट लैग करने लगा है और एक स्पेसिमेन नीचे गिर गया है। वो झिझकते हुए पूछता है, क्या हम स्पेसिमेन को रेस्क्यू करना चाहिए? टैंक बिना कोई भाव दिखाए जवाब देता है, नहीं, वो इतनी ऊंचाई से गिरा है, सर्वाइव नहीं करेगा, उसे बचाने का कोई फायदा नहीं। वो लोग प्रोसेसिंग प्लांट के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि ऐसा करने से वो उस बिग मॉन्स्टर को प्रोवोक कर देंगे। यहाँ तक कि हॉट के रोबोट्स भी उस चीज को हरा नहीं सकते। बॉस को भी पता है कि वो खुद भी उस मॉन्स्टर को इतनी आसानी से नहीं हरा पाएगा। चलते चलते वो अपने सोल्जर को चेतावनी देता है, कोई बेकार हरकत मत करना और हंटिंग डॉग प्रोजेक्ट को फिलहाल छोड़ दो। फिर वो एक नया आदेश देता है, अब हम एग ऑफ कैलामिटी प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेंगे। अब सीन कट होता है प्रोसेसिंग प्लांट की तरफ। हमारा लड़का नीचे गिरता है, एक बॉल की तरह लुढ़कते हुए। वो धीरे धीरे अपने असली मेटा ह्यूमन फॉर्म में बदल जाता है, काले सूट में, जो उसे किसी डार्क हीरो की तरह दिखा रहा है। वो चारों तरफ देखता है और सोचता है, ये जगह आखिर है क्या? किसी जंक यार्ड जैसी लग रही है। साइड में उसकी नजर एक मेटल ग्रिल गेट पर जाती है। वो सोचता है शायद यही बाहर निकलने का रास्ता है, लेकिन किस्मत इतनी आसान कहाँ होती है। अचानक कुछ अजीब से क्रीचर्स उसकी तरफ रेंगते हुए आने लगते हैं। उनकी आधी मरी हुई हालत देखकर उसका मन थोड़ा हिल जाता है, लेकिन वो खुद को संभालता है और सोचता है, इन बेचारे जीवों को अब मैं मुक्ति दूंगा। वो आगे बढ़ता है और जैसे ही क्रीचर्स उस पर झपटते हैं, वो बिजली की तरह तेजी से उनकी गर्दन और हाथ काट देता है। कुछ ही पलों में सब खत्म हो जाता है। उसके पीछे अब कॉर्प्सेस का एक बड़ा ढेर है, मानो एक टावर ऑफ मॉन्स्टर्स जो उसने अभी अभी खत्म किए हों। वो हल्की मुस्कान के साथ सोचता है, इतना आसान, लगता है मेरी पुरानी इंस्टिंक्ट्स वापस आ रही हैं। उसकी टेल हल्की सी हिलती है, लाल रोशनी के साथ चमकती हुई। वो उन शरीरों से एनर्जी अब्सॉर्ब करना शुरू करता है। थोड़ा समय लगता है, लेकिन वो शांत होकर बैठ जाता है। वो सोचता है, आखिरी मॉन्स्टर जो मैंने मारा शायद वो रैंक 1 या 2 का था। फिर उसकी नजर उस ग्रिल्ड गेट पर जाती है। इसे तोड़कर कैसे निकलूं? वो मन ही मन सोचता है। तभी अचानक एक नई आकृति सामने आती है। वो लगभग इंसानी आकार का है और उसके हाथ में एक सोर्ड है। एक ही बार में उसकी तलवार से अजीब सी रेड एनर्जी निकलती है। हमारा हीरो मुस्कुराकर पूछता है, तो तुम इस जगह के किंग हो क्या? लेकिन दिखते तो नहीं ऐसे हो। वो रेड एनर्जी सोर्ड्समैन अपनी ताकत दिखाने लगता है, तेजी से चारों तरफ दौड़ता है और खुद को 3 अलग अलग रूपों में बांट लेता है। हमारा हीरो दंग रह जाता है। इंटरेस्टिंग, ऐसा कुछ तो मैंने बहुत वक्त से नहीं देखा। फिर भी उसकी ग्रीड उसे आगे बढ़ाती है। वो तीनों कॉपीज पर झपट पड़ता है ताकि उस एबिलिटी को खुद के लिए हासिल कर सके। अब हमारा लड़का गार्ड्स की तरफ दौड़ता है, लेकिन अजीब बात यह कि वो उसके आर पार निकल जाते हैं।
जिससे वो हैरान रह जाता है कि अभी हुआ क्या। उधर वो गार्ड्स दूसरे मॉन्स्टर्स को खत्म करने में बिजी हैं। सबको मारने के बाद वो बस वहीं खड़े रह जाते हैं, हमारे एचान की तरफ जरा भी ध्यान नहीं देते। वो हल्की मुस्कान के साथ सोचता है, क्या बात है, मुझे इग्नोर कर रहे हैं। अंदर से उसे थोड़ा अजीब लगता है। वो उनके बिल्कुल सामने खड़ा हो जाता है पर वो हिलते तक नहीं। उसे अब ये और भी अजीब लगता है, मैं सामने हूँ फिर भी अटैक नहीं कर रहे, ऐसा क्यों? अचानक उसके दिमाग में बात क्लिक करती है, शायद ये बस एग्जिट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये सोचकर वो बिजली की तरह डैश करता है एग्जिट की ओर। तुरंत ही तीनों गार्ड्स एक्टिवेट हो जाते हैं और पूरी ताकत से उसे गिराने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। वो महसूस करता है कि उनकी स्पीड बहुत ज्यादा है। एक गार्ड उसकी बांह काट देता है, ब्लड उसके जख्म से टपकता है। वो समझता है कि उसने इस बार सिचुएशन को अंडर एस्टिमेट कर दिया, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक ट्विस्टेड मुस्कान आती है। वो खुद से कहता है, जस्ट वन आर्म, कोई बात नहीं, दादी के बैकयार्ड में एक और उगा लूंगा। वो कॉन्फिडेंट होकर फिर से अटैक करने का फैसला करता है, इस बार ज्यादा फोकस और ज्यादा फोर्स के साथ। वो उछलता है और एक गार्ड को सीधा स्टैप कर देता है, अपनी बांह का बदला लेने के इरादे से। अब 2 गार्ड्स बचे हैं, दोनों पूरी शक्ति के साथ खड़े हैं। अचान अपनी कटी हुई बाहों को वापस जोड़ता है, थोड़ा हिलाता है और महसूस करता है कि वो धीरे धीरे फिर से नॉर्मल हो जाएगी। दोनों गार्ड्स फिर से उस पर टूट पड़ते हैं, हर एक बार पहले से ज्यादा शक्तिशाली लगता है। वो समझ जाता है, पावर डिवाइडेड है क्लोन्स में, मतलब जितने कम क्लोन्स बचेंगे उतने ही ज्यादा पावरफुल बनेंगे। अचान अब इरिटेट हो चुका है, उसका एनिमी बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा है और उम्मीद से ज्यादा परेशानी पैदा कर रहा है। वो किसी तरह एक गार्ड के अटैक को ब्लॉक कर देता है, फिर पीछे झुककर डिसाइड करता है अब दोनों पर एक साथ अटैक करेगा ताकि वो मर्ज ना कर पाए। उसे याद आता है कि उसकी जो डार्क शैडो एबिलिटी है उसमें अभी भी बहुत पोटेंशियल बाकी है। उसे अपने बेबी वर्जन की फाइट्स याद आती हैं। वो जानता है कि वो उस फॉर्म में लड़ने का एक्सपर्ट है। अब एचान समझ जाता है कि ह्यूमन फॉर्म में रहने की जरूरत नहीं है फाइट करने के लिए। जैसे ही गार्ड्स एक साथ अटैक करते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक वेनम लाइक फॉर्म में, जिसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है। इस रूप में उसे अपर हैंड मिल जाता है। वो दोनों गार्ड्स को एक साथ मार गिराता है, सीधे एक ही वार में असैसिनेट कर देता है। इसके बाद वो वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में आता है और गिरे हुए गार्ड के बॉडी के पास खड़ा होता है। वो देखता है कि दोनों गार्ड्स की बॉडीज मरने के बाद एक में मर्ज हो रही हैं। थोड़ा गौर से देखने पर उसे गार्ड के गले में एक नेकलेस नजर आता है। उस पर उसका नाम और स्क्वाड लिखा होता है, वुल्फ स्क्वाड। नाम था लेफ्टिनेंट बार्टन। ये देखकर एचान का दिमाग खिल जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि ऑर्गेनाइजेशन ने असली स्क्वाड मेंबर्स को ही यहाँ भेज दिया है। वो गुस्से में बार्टन के बॉडी से अपने स्पाइकी टेल की मदद से एक रेड क्रिस्टल बाहर निकालता है। वो क्रिस्टल तेजी से चमकने लगता है। वो अपनी माँ, उस रेड हेयर्ड वुमन को याद करता है और सोचता है कि उसे जल्द से जल्द ढूंढना ही होगा, या अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो भी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। फिर एचन बैग उठाता है और एग्जिट की तरफ बढ़ने लगता है। तभी गेट के पास से किसी के आने की आवाज आती है तो वो जल्दी से छिप जाता है। गेट से हॉट निकलती है और उसके पीछे 2 आदमी आते हैं जो उसे धमकाते हैं, अगर हिली तो जीसस से मिलने चली जाएगी। दोनों आदमी उस पर गन ताने हुए हैं, लेकिन हॉट हल्की सी मुस्कान देती है और बोलती है, कम से कम ये गर्म कपड़े तो उतारने दो, मौसम बहुत हॉट है, देखो मैं पूरी पसीने से भीग चुकी हूँ। वो चारों तरफ देखती है और सोचती है, ये जगह तो ट्रैश कैन हब जैसी क्यों लग रही है। वो चिल्लाती है, मेरे रूम को पहले जैसा बना दो, लेकिन पीछे के दोनों आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चिल्लाते हैं, चल हमारे साथ। हॉट पलट कर देखती है और कहती है, लगता है तुम लोग नए रिक्रूट हो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता ये जगह किसकी है। वो जोर से चिल्लाती है, ये मेरी टेरिटरी है, और एक विसल बजाती है। अचानक जमीन से कुछ निकलने लगता है। 2 रोबोटिक टेंटिकल्स निकलते हैं जो दोनों आदमियों की गर्दन पकड़कर उन्हें ऊपर खींच लेते हैं। एक और टेंटिकल निकलता है जिस पर हॉट अपने पैर रखकर खड़ी हो जाती है। वो समझती है कि ये सब गड़बड़ उन्हीं बुरे लोगों की वजह से हुई है और इसलिए उसका रूम अब WW2 बैटल ग्राउंड जैसा लग रहा है। तो वो फैसला करती है कि अब अपने रोबोटिक मिनियंस से यहाँ की सफाई करानी होगी। बस फिर क्या, रोबोटिक मिनियंस बाकी आधे मरे लोगों पर टूट पड़ते हैं और उन्हें टुकड़ों में काट डालते हैं। इसी बीच एक रोबोटिक स्पाइडर हमारे हीरो एचान को कोने में छिपा हुआ देख लेता है और उसे टारगेट लॉक कर लेता है। हमला होने ही वाला होता है, लेकिन वो झट से अपने स्पीयर को चेहरे के सामने रोक देता है। जैसे ही वो वॉर रोकता है, हॉट उसकी तरफ दौड़ती है और अटैक करती है, लेकिन एचान कूदकर बच निकलता है। फिर भी उसे एक किक लगती है। हॉट मुस्कुराती है और कहती है, तो तू ही है वो जिसने मेरे किले को तबाह कर दिया। हमारा लड़का एचान अभी किसी और चीज पर ध्यान दे रहा था। वो सोच भी नहीं पा रहा था कि हॉट जैसी एक औरत इतनी स्ट्रांग हो सकती है। हॉट मुस्कुराकर कहती है, ये तो बस शुरुआत है, असली मजा तो अभी बाकी है। और अचानक बहुत सारे स्पीयर टेल्स उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। किसी तरह एचान उन अटैक्स से बच निकलता है, वरना वो तो पल भर में टुकड़े टुकड़े हो जाता है। हॉट कॉन्फिडेंट खड़ी रहती है, सोचती है कि हमला लग गया होगा और अब के एचान खत्म। लेकिन तभी धूल और धुएं के बीच से वो फिर से उसके सामने आ जाता है, सारे रोबोटिक स्पाइडर्स को खत्म करके। चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए वो कहता है,
शायद मेरी गलती थी कि मैंने तुझे सुपरमार्केट की सप्लाई नहीं दी, लेकिन अब तो ये सब हद से बाहर जा रहा है। हॉट अचानक समझ जाती है कि वो कौन है। वो तो के ही है। ये जानकर उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी फैल जाती है। अचानक ए चान पीछे से कूदकर अपनी तेज ब्लेड उसके गले पर रख देता है। हॉट पसीने से भीग जाती है और धीरे से कहती है, थोड़ा ढीला छोड़ दो प्लीज। वो उसे छोड़ देता है। अब हॉट उसके सामने खड़ी है, सोचती हुई कि यह आदमी कितना स्ट्रांग और डेंजरस है। एचन चारों तरफ देखता है और पूछता है, क्या ये तेरी बेस है? यहाँ ऐसा क्या हुआ था? हैकर की बेस इतनी साफ सुथरी कैसे हो सकती है? हॉट झल्लाकर कहती है, तू अभी यहाँ क्यों है? थोड़ी देर बाद वो अपने रोबोट्स ठीक करने लगती है। बड़बड़ाती है, किसने इन्हें इतना बर्बाद किया? अब तो मैं लैब तक भी नहीं जा पा रही। उधर ए चान अपने ही टेल पर टेक लगाकर आराम कर रहा होता है। वो सोचता है कि उसका लेवल बढ़ गया है, इसलिए टाउटीज टेल अब नई स्किल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, लेकिन एनर्जी को अब भी अच्छी तरह से सोख रहा है, जिससे उसकी स्किल का टाइम बढ़ गया है। वो फैसला करता है कि ये बात फिलहाल सीक्रेट ही रखेगा। आखिरकार हॉट पसीना पहुंचती है और अपने काम से फ्री हो जाती है। वो गेट खोलती है और दोनों लेबोरेटरी में दाखिल होते हैं। जल्दी जल्दी वो कंप्यूटर के पास जाती है और कहती है, अब मैं तुझे दिखाती हूँ किसने इस जगह का हाल खराब किया। वो फुटेज ऑन करती है जहाँ लायन एग्जिट के सामने खड़ा है। उसी वक्त एक सफेद बालों वाली औरत बाहर आती है। उसका नाम है अन्या। वो हौले से बात शुरू करती है, लेकिन लाई उसे रोक देता है। मेरे पास टाइम नहीं है बकवास के लिए। अन्या मुस्कुराकर कहती है, तुम तो बहुत ही इम्पेशेंट हो, और अपना वेपन निकालती है। सिर्फ वही नहीं, लाई भी गन निकालकर उसके सिर पर तान देता है, लेकिन वो बहुत तेज है। उसका अटैक गन को बीच से काट देता है। लाई हैरान रह जाता है और तभी वो उसके हाथ में अपने हथियार से वार करती है। खून उछल जाता है। अन्या पीछे हटती है और शांति से कहती है, ये चोट तब तक नहीं भरेगी जब तक तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट न मिले। अब तुम धीरे धीरे खून बहाकर मरोगे। लाई गुस्से में चिल्लाता है, क्या सोच रही थी तू, मिलिट्री बेस पर सोल्जर पर अटैक करके? अन्या ठंडे लहजे में बोलती है, शांत हो जाओ, मैं यहाँ किसी को मारने नहीं आई, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट बेचने। एक दवा। वो पास आकर अपने ग्लासेस उतारती है, सीधे उसकी आंखों में देखती है और उसे हिप्नोसिस में डाल देती है। अचानक लाई को एक भयानक विजन दिखाई देता है, जहां उसके पीठ से एलियन लाइक टेंटेकल्स निकल रहे हैं और बाकी सिपाही हैरानी से उसे देख रहे हैं। आखिरकार लाई को गोली लगती है और वो अचानक रियलिटी में वापस आता है। भारी पसीने में लथपथ, चारों हाथ पैरों पर गिरा हुआ। वो समझ ही नहीं पाता कि अभी क्या हुआ। डरते हुए वो अन्या से पूछता है, तुम मुझसे चाहती क्या हो? अन्या मुस्कुराकर कहती है, मैं तुम्हें एक गिफ्ट देने आई हूँ। अचानक लाई को एक विजन दिखता है। वो खुद को घोड़े पर सवार देखता है और अपने हाथ में एक वायल ऑफ मेडिसिन पकड़े हुए। एक झटके में वो उसे अपने शरीर में इंजेक्ट कर देता है। फुटेज यहीं खत्म हो जाती है और एचान का दिमाग पूरी तरह से हिल जाता है। गुस्से में वो हॉट को कहता है, झूम करो उस औरत के चेहरे पर। हॉट झूम करती है और एचान देखता है कि वो औरत दरअसल ऑर्गेनाइजेशन की अपर मेंबर है। उसकी आंख में बना पैटर्न व्हील ऑफ फेट नंबर 10। हॉट हैरान रह जाती है क्योंकि उसने पहली बार अन्या को देखा था। वो सोच में पड़ जाती है कि लई जैसे आदमी मिलिट्री का हिस्सा कैसे हो सकते हैं। चुपके से वो एक छोटा स्पाइडर बॉट छोड़ देती है निगरानी के लिए। उधर अन्या चालाकी से लाई को कहती है, जिंदगी कितनी अनफेयर है ना, चलो मैं तुम्हारी रिवेंज में मदद करती हूँ। लय अपने होंठ पोंछकर कहता है, मैं इस पल का बहुत इंतजार कर रहा था। एक टेंट तैयार किया जाता है। वहीं बार्टन ताना मारता है, अगर तुम्हारे मास्टर को पता चल गया कि तुमने यहाँ एक्सपेरिमेंट्स शुरू कर दिए हैं तो तुम्हारी खैर नहीं। लेकिन लाई मुस्कुराता है और जवाब देता है, अगर सब प्लान के हिसाब से चला तो किसी को कभी पता ही नहीं चलेगा। अचानक टेंट के नीचे रखे केज से एक अजीब रेड क्रीचर नजर आता है। सिपाही डर के मारे पीछे हटते हैं, लेकिन वो प्राणी अचानक उन पर हमला कर देता है। वो बार्टन के चेहरे पर कूदता है और बार्टन चीखते हुए लाई से पूछता है, ये सब क्या है, क्या कर डाला तुमने? लाई बस खड़ा रहता है, देखता है कि बार्टन कोई स्पेशल टाइप नहीं है। धीरे धीरे चलते हुए वो कहता है, अब मुझे क्रिम्सन डस्ट का बैप्टिज्म मिलेगा और मैं एक रेयर अडेप्टर बन जाऊंगा। वो चलता जाता है और बड़बड़ाता है, हम दोनों एक ही ऑर्फनेज में बड़े हुए भाई जैसे थे, फिर भी मैंने तुझे बिना किसी रिमॉर्स के मार दिया। बार्टन कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन इससे लाई रुकता नहीं। वो और भी ज्यादा डिस्ट्रक्शन फैलाता है। म्यूटेटेड सोल्जर उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो सबको वहीं मार गिराता है। पूरी सिचुएशन समझ ना पाने की वजह से सारे साइंटिस्ट डर के मारे लाई से पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है, लेकिन लाई उन सबको भी एक गुई मैटर में फंसा देता है। बार्टन अपने सीनियर पर चिल्लाता है, रुको, ये चिपचिपा कचरा बाहर मत निकालो, हमें नहीं पता ये कितना नुकसान कर सकता है। लेकिन लाई रुकता नहीं। वो बस मुस्कुराकर कहता है, ये तो बस शुरुआत है। धीरे धीरे जब बार्टन खुद एक मॉन्स्टर में बदलने लगता है, उसके दिमाग में बस एक ही बात होती है, इस फैसिलिटी के बाहर के लोगों को बचाना है। वो नहीं चाहता कि ये चिपचिपा जर या कोई भी मॉन्स्टर इस जगह से बाहर निकले, इसलिए वो अंदर मौजूद हर एक इंसान और हर एक जीव को मार डालता है, उस आखिरी गोल को पूरा करते हुए जो उसने याद रखा था, उससे पहले कि वो एक बेहोश बिना सोच विचार वाला दानव बन जाए। अचानक एग्जिट गेट से एक आदमी अंदर आता है।
वो चारों तरफ मरे हुए लोगों को देखता है और घबरा जाता है। वो बार्टन को देखकर चिल्लाता है, क्या ये सब तूने किया? बार्टन कोई जवाब नहीं देता। आदमी डरते हुए एग्जिट की तरफ बढ़ता है ताकि बाहर जाकर मदद बुला सके, लेकिन इससे पहले कि वो बाहर पहुंचे, बार्टन अपनी तलवार उसके पीठ में घोंप देता है। आदमी के मुंह से खून निकलता है। वो कांपते हुए पूछता है, क्या क्या हो रहा है? कुछ ही पल में वो वहीं गिर जाता है और मर जाता है। अब फुटेज धुंधली हो जाती है क्योंकि कैमरा टूट चुका है। ये देखकर हॉट घबरा जाती है क्योंकि अब उसे कोई नया इंटेल नहीं मिल पा रहा। इस बीच ए-चान सोच में डूब जाता है। उसे समझ आता है कि हॉट को ना उस औरत अन्या के बारे में कुछ पता है, ना ही उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। फिलहाल उसके लिए सबसे बड़ा खतरा वो मॉन्स्टर है जो रेड डस्ट निकालता है, वही जिसने उसकी पिछली जिंदगी में उसे मारा था। वो जानता है कि वो दानव अब ऑर्गेनाइजेशन के पास है, इसलिए उसके मन में सवाल उठता है, क्या वही ऑर्गेनाइजेशन उस महान कैटास्ट्रोफी के पीछे थी जिसने दुनिया को बर्बाद किया? अब उसे एहसास होता है कि वुल्फ स्क्वाड का मिशन उस ऑर्गेनाइजेशन को गिराना ही था। अचानक उसका पेट गुर्राता है। वो याद करता है कि उसने कुछ खाया ही नहीं। उसे तकलीफ होती है क्योंकि उसका असली शरीर छोटा है, इसलिए वो ज्यादा खा भी नहीं सकता। वो हॉट की तरफ देखता है और पूछता है, काम खत्म हुआ तुम्हारा? हॉट नर्वस होकर मुस्कुराती है और कहती है, कैमरे टूटे हैं, मेरी गलती नहीं है। एचन को समझ आता है कि अब वो बेकार हो चुकी है। वो अपने हथियार का नुकीला सिरा उसकी गर्दन पर रख देता है। तभी अचानक एक आदमी उसे रोक लेता है और हॉट उस मौके का फायदा उठाकर भाग जाती है। वो उस आदमी के पास दौड़ती है और कहती है, ग्रैंडपा। अचन हैरान रह जाता है। वो सोचता है, क्या सच में ये हॉट उस आदमी की ग्रैंड डॉटर है? अब तीनों, अचन, हॉट और वो रहस्यमयी बूढ़ा आदमी, एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। वो शख्स यंग था और अब पता चलता है कि लायन ने उसकी ग्रैंड डॉटर यानी हॉट को कैद कर रखा था। उस पर कुछ अजीब से एक्सपेरिमेंट्स चला रहा था। हमारा ए-चान ये सोचता है कि शायद उनका दुश्मन एक ही है, लेकिन हॉट कहती है कि पहले कुछ हॉट मील खा लिया जाए और उसका ग्रैंडपा यांग भी उसकी बात से सहमत हो जाता है। अचान को एक मिल्क पैकेट पकड़ा दिया जाता है क्योंकि अभी वो सिर्फ यही पी सकता है। हॉट उसे देखकर हंसने लगती है, इतना एटीट्यूड दिखा रहा था और अब बस दूध ही पी सकता है। अचान सोच में पड़ जाता है, क्या उसे अभी उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए क्योंकि हॉट को तो असली बात का पता ही नहीं है। हॉट हैरानी से पूछती है, क्या बात कर रहे हो तुम दोनों? वो बस लंबी सांस लेकर कहता है, ठीक है, दिखा देता हूँ। इतना कहकर वो खुद को फिर से अपने बेबी वर्जन में बदल लेता है। हॉट इतना चौंक जाती है कि वो जो पी रही थी सब बाहर थूक देती है। वो घबरा कर चिल्लाती है, ये क्या था? तू तो बच्चा है, तेरी उम्र तो 1 साल से ज्यादा नहीं लगती। अचान उसे छूने से रोक देता है। वो अपने ग्रैंडपा के पीछे छिप जाती है और कहती है, अब तो लायन और ये बच्चा दोनों मुझे परेशान कर रहे हैं। हमारा नन्हा हीरो समझता है कि अब शायद सब उसे हल्के में लेंगे क्योंकि वो दिखने में तो बस 1 साल का बच्चा है, भले ही उसके पास एसएसएस क्लास एबिलिटीज हों। लेकिन वो तय करता है कि अपनी रीइंकार्नेशन की सच्चाई अभी किसी को नहीं बताएगा, फकत आने पर ही अपना कार्ड रिवील करेगा। फिर वो पूछता है, अब हमारा नेक्स्ट मूव क्या होगा? यंग गंभीर आवाज में बताता है कि इस बेस में कई और यूनिट्स हैं जिनमें से स्नो वुल्फ स्क्वाड सबसे ताकतवर है, लेकिन उनके सारे ऑफिसर्स पहले ही लायन के हाथों मारे जा चुके हैं। वो थोड़ा चिंतित होता है क्योंकि सारे बच्चे बिखरे हुए हैं और सीधा हमला करना मुश्किल होगा। सबसे पहले उन्हें बच्चों को बचाना होगा। वो सोचता है, काश हमारे पास कोई कोलैबोरेटर होता। फिर यंग खड़ा होकर कहता है, अगर स्नो स्क्वाड को जरा भी शक हुआ तो हम सब बुरी तरह फंस जाएंगे। हॉट, क्या तुम अपने रोबोट से कुछ डमी फुटेज स्ट्रीम कर सकती हो? वो गर्व से कबूल करती है कि वो कर सकती है, लेकिन उसने अपनी प्राइस भी बता दी। बाहर से सिस्टम ऑपरेट करने के लिए वो कम से कम 100 मिलियन यीन लेगी। दादा ने हॉट को उठाया और एग्जिट की तरफ फेंक दिया। फिर वो एचान की तरफ मुड़ा और पूछता है कि क्या वो अकेले ही बच्चों को रेस्क्यू कर लेगा। एचान सहमति में सिर हिलाता है और कहता है कि वो उन बच्चों को जो टेस्ट सब्जेक्ट्स बनाए गए हैं वहां से बचाकर यहीं छुपा देगा। वो यंग से भरोसा दिलाता है कि वो कोई गड़बड़ नहीं करेगा। यंग अपनी पोती के साथ वहां से निकल जाता है। एचन को अंदर ही एक कड़वी सोच आती है कि जल्द ही वो लायन को मौत का स्वाद चखाएगा। बाहर मॉन्स्ट्रस लिजर्ड बच्चों के पीछे पीछे भाग रहा है, लेकिन हमारे बेबी हीरो मौके पर पहुंच जाता है। तभी वो देखता है कि एक छोटा लड़का ही उस लिजर्ड को रोके खड़ा है और यह देखकर वह चकित रह जाता है। अब उसके दिमाग में सवाल उठता है कि किसे पहले बचाया जाए। निस्संदेह वो पहले उन बच्चों को नहीं लेगा जो बस रो रहे और चिल्ला रहे हैं, इसलिए वो सबसे कम नोटिसेबल बच्चों को पहले उठाने का फैसला करता है। लेकिन एक लिजर्ड एक बच्चे को पकड़ने में सफल हो जाता है और पीछे के कमरे में देखा जाता है कि कुछ बच्चे गिर गए हैं। वहीं रोबोटिक यूनिट्स की भी अजीब गतिविधियां नोटिस की जाती हैं। इसी बीच जहां वह मॉन्स्ट्रस क्रीचर कैद था, वहां एक पिंक हेयर्ड बंदा दिखता है जो रहते रहते उस कैद किए हुए जीव को टॉर्चर कर रहा है। लायन अंदर आता है और कहता है कि आवाजें थोड़ी कम रखो, पर उस बंदे को उसकी टोन असम्मानजनक लगती है और वह लगभग उसे इलेक्ट्रोक्यूट कर ही देता है। उस बंदे का नाम ह्योन है। अचानक वही औरत पीछे सी प्रकट होती है और हायोन उसे गले लगाकर ओनी-चान पुकारता है।
वो सोचता है कि क्रिम्सन की ब्लेसिंग मिलने के बाद भी ऐसा दर्द क्यों हो रहा है। औरत ठंडी आवाज में पूछती है, किड्स कहाँ हैं? तुम रिपोर्ट करने में इतना टाइम क्यों ले रहे हो? लगता है कि ये औरत म्यूटेंट्स पैदा करना चाहती है जिन्हें वह कंट्रोल कर सके, और यह पिंक हेयर्ड लड़का भी उसी योजना का हिस्सा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना, और हाँ, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आने वाला कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और कीप स्माइलिंग।